हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आवाज आ रही है मेरी? तो अभी तो सब लोग आ रहे हैं, आ जाने दो। हाँ, कल क्या पढ़ा था? इनफैक्ट पढ़ ही रहे थे, कुछ छोड़ा है हमने कल आधे में। हाँ, कल कुछ छोड़ा है हमने आधे में। प्लाटू। हाँ, तो प्लेट्यूज कल डिस्कस करे थे हम लोगों ने। अब प्लेट्यूज में एक दो दिन की छुट्टी दे दो सर, कंटिन्यूअसली पढ़ पढ़ कर दिमाग का साइलेंसर गर्म हो रहा है। अच्छा है, रहेगा ऑफ रहेगा आपका। 30 और 1, 30 और 1। टेस्ट टेस्ट रहेगा आपका 29 को मोस्ट प्रोबेबली। आज होने वाला था, पर वो सुबह वाले लर्नर्स जो हैं पढ़ नहीं रहे हैं। अब सुबह वाले लर्नर्स को मैं दोस्तों नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी इसी में आधे सुबह की तरह। हाँ, फिजिकल ठीक से पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है ना। तो एक आध दिन लिया है अभी सबको, बैलेंस हो जाए, वही कह रहा हूँ। हाँ, जिस दिन या तो छुट्टी रहेगी उस दिन कुछ करेंगे वैसे। शीट वीट दे जाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने के, 2 दिन तो रेस्ट ले लेना तुम, क्वेश्चन वगैरह लगा के। चलो, क्या? अरे नहीं, कहाँ शादी वादी है। तो प्लेटू एरिया जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें पता नहीं याद है कि नहीं आपको, थोड़ा सा गौर करो ध्यान से, लोकेशन वाइज जल्दी याद रहेगा। ये वाला जो, ये प्लेटू याद करो, ये प्लेटू क्या होगा? मेवाड़। बहुत बढ़िया, शाबाश। और इधर ये हमने मध्य भारत का रीजन पढ़ा था, सेंट्रल इंडियन। अच्छा, और ये इधर नीचे वाला किसको याद है? मालवा। और इसी से लगा हुआ इधर क्या है? बुंदेलखंड। और यहाँ इधर जो मिलेगा ये बघेल खंड। फिर बड़ा सा प्लेटू है, छोटा नागपुर पठार। नॉर्थ वाला किसी को याद है याद है ये नॉर्थ वाला किसको? हजारी, हजारीबाग। हजारीबाग मिला। इसके बाद में नीचे जल्द यहाँ पर देखें, रांची, इधर रांची। और फिर आगे इधर होगा, तो यहाँ पर होगा शिलोंग, या जिसे हम कहते हैं कार्बी एंगलोंग। शिलोंग हो जाओ तुम कार्बी एंगलोंग। ठीक है, तो होप यहाँ तक आ रही होगी बात समझ आपको। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन। मतलब ये तो रीजन आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये डायग्राम कल अपन डिस्कस कर भी रहे थे कि यहाँ से अपन ने शुरू किया था, ये मेवाड़ का प्लेट्यू, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये सभी पता ही लाइन आपको, है कि नहीं? आता है, सब आता है। हाँ, चलो अब शुरू करेंगे हम लोग आगे इसमें। पोल, पहले पोल तो करा लूँ इनके कम से कम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है अपना मेवाड़, लेकिन हम गलती करते समय इसको लगा देते हैं मालवा। दूसरा है मालवा, मध्य भारत। उसके बाद में बुंदेलखंड। उसके बाद में बघेलखंड, उल्टा कर देना बेटा। उसके बाद में ये ई है, ठीक है, नहीं बस बहाना तो तुम बना ही लोगे। चलो, इसके बाद में छोटा नागपुर, प्लेट्यू, हजारीबाग और ये सब कार्बी एंगलोंग। हाँ, भाई वेयर इज बघेलखंड? बघेलखंड कहाँ है? बुंदेल नहीं, बघेल। हम्म, अच्छा, तो भी अभी आधे बी लगा रहे हैं। बघेलखंड पूछा मैंने, इधर मिलेगा ना, इधर बघेल है। इसके बाद में कार्बी एंगलोंग। अगला सवाल, रांची, हजारीबाग। रांची, हजारीबाग। उसके बाद में मालवा, मेवाड़ लगा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मध्य भारत, सेंट्रल इंडियन रीजन, बुंदेलखंड। अगला सवाल, मालवा का पठार। उसके बाद में मेवाड़ का पठार। उसके बाद में छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद में हजारीबाग का पठार। उसके बाद में बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। अब कितनी बार हो गया ये? बघेलखंड मैंने तुमको कितनी बार बोला, तुम सही लगाओ।
क्यों भैया कनिष्क? अभिषेक, मयूर, प्रशांत, अंकित, दुर्गेश, मनीष, सचिन, अंकित, खुशी, ऋतु, मुस्कान, निधि, सलोनी, पूजा, दीक्षा, श्वेता, कीर्तन, सचिन, पूजा, हिमाचल, हिमांचल, प्रिया, राजेंद्र, सहेली, महक, असीम, देवांग, प्राची, गिरी, मोनिका, आयुषी, निखिल। क्या होगा भैया? गड़बड़ है ये तो बहुत ज्यादा। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि बघेलखंड BAA इधर ईस्ट में पहले आता है, फिर BU बाद में आएगा। नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, देख लो। गड़बड़ भैया बहुत ज्यादा। अगला सवाल, मालवा का पठार, मालवा का पठार आ गए 4%, आ गए आ गए आ गए। बना दो मालवा को मेवाड़। हाँ, क्यों नंदिनी, उपासना, निकेत, निवेदिता, मोनिश, अंकिता, और वसी, आयुषी, अंकित, देवांग, सिमरन, पूजा, युवराज। अरे युवराज, ए राज, तुमने लगा दिया आंसर है, गलत है ये तो, गड़बड़ है बहुत ज्यादा। ये कैसे हुआ? हाँ, तो याद रखें ये दोनों, ये मालवा इधर है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे है बढ़ते, आगे है बढ़ते, क्योंकि अब आप लोग किसी से नहीं डरते। चलिए, तो इसके बाद में, ये होने के बाद छत्तीसगढ़ का आपको याद आ रहा होगा, कल भी आप लोगों ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है ये मैप में। माउंटेन माउंटेन याद तो करके आए थे कल, मुझे याद है। हाँ, नहीं नहीं आए थे, नहीं आए थे, नहीं आए थे, नहीं बिल्कुल 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 नहीं आए थे। ये क्या है? बघेलखंड है। बघेलखंड के नीचे यहाँ पर अब एक प्लेट्यू और याद रखना अपने को, नाम है उसका दंडकारण्य प्लेट्यू। लिख लो, दंडकारण्य प्लेट्यू है ये, छत्तीसगढ़ का आपको हिस्सा दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ का दिखेगा यार, छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला हिस्सा। जी सर, दंडकारण्य रीजन। दंडकारण्य दिखाई, दंडकारण्य। तो इधर महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा है उसका, छत्तीसगढ़ में मेन है, मेन तो छत्तीसगढ़ में, फिर कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी गया है। उसी के दक्षिण में छोटा सा प्लेट्यू है, बस्तर रीजन, बस्तर प्लेट्यू। वही दंडकारण्य बस्तर लगभग एक जगह के ही हिस्से है, बट बस्तर जो है वो बिल्कुल ट्रूली छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जाना है। ठीक है, तो बस्तर हो, दंडकारण्य हो, सारे अपने आंसर जो होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए? छत्तीसगढ़ में होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में इस मैप में भी देख लो, ये अपना छत्तीसगढ़ का मैप था, याद करो। तो जब दक्षिण में आप आओगे ना, तो दक्षिण में आपको मिलेगा बस्तर प्लेट्यू, जगदलपुर के नॉर्थ में। हाँ, तो बस्तर रीजन को याद रखें आप, मैप में देखना हो, ब्लैंक मैप में, तो ये वाला एरिया है वो, ये बस्तर प्लस दंडकारण्य नीचे, ऊपर बघेलखंड है, बघेलखंड है। ठीक है, नीचे ये बैलाडीला के इधर वाले रीजन में बस्तर रीजन, बैलाडीला वहीं पास में है। बस्तर प्लेट्यू खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी तो फिर आसान हो गया, कुछ नहीं बचा प्लेट्यू में। क्यों? क्योंकि अब आएगा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में गया हुआ है, ऊपर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, इधर इधर कुछ हिस्सा गुजरात तक गया हुआ है उसका। मेन तो महाराष्ट्र का है, उसका साउथ ईस्ट एक्सटेंशन तेलंगाना में गया है, तेलंगाना प्लेट्यू। उसका साउथ एक्सटेंशन गया है कर्नाटक नाम से। बहुत कठिन है बच्चों, याद नहीं होता कर्नाटक प्लेट्यू कहाँ है। जी हाँ, याद नहीं होता कर्नाटक प्लेट्यू, बिल्कुल। और तेलंगाना प्लेट्यू मतलब परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ है, मतलब याद नहीं होता जी। तो ये उसी का हिस्सा है एक्सटेंशन, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब लावा वाला निकला हिस्सा है, तो कुछ हिस्सा तो महाराष्ट्र का ही है, लेकिन कर्नाटक का कुछ पार्ट भी आता है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो। बट ठीक है, तो कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू। बस कर्नाटक प्लेट्यू में आपको दो शब्दों को थोड़ा याद रखना है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मलनाड एंड मैदान, मलनाड एंड मैदान। जी हाँ, सो व्हाट आर मलनाड? मलनाड एरिया क्या होता है? कर्नाटक प्लेट्यू का जो मलनाड एरिया, मतलब जो वैली एरियाज है, जो घाटी के क्षेत्र मिलेंगे वहाँ पर, थोड़ी बहुत जो वैली वगैरह मिलेंगी आपको कर्नाटक रीजन में। और मैदान मतलब, मैदान मतलब क्या होगा? मैदान मतलब क्या होगा? मैदान, मैदान, प्लेन एरियाज। तो ये तो मतलब मैंने आपको समझाया, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, लेकिन हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आएगा कि मलनाड मैदान शब्द का मतलब कौन से प्लेट्यू से है? तो खतरनाक प्लेट्यू से है। जी हाँ, इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, मलनाड और मैदान, मलनाड एंड मैदान, मलनाड एंड मैदान। जी हाँ, तो इसको थोड़ा सा जो है अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। कर्नाटक वाला जो हिल्स है, कर्नाटक का प्लेट्यू वाला एरिया वो है। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। नहीं नहीं, स्टक नहीं, जाओ। सर जी हिस्ट्री का है, ले और जागो, थोड़ी देर बाद कल जागते आप, रोज पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, रोज निकल रहा है शब्द का मतलब। हाँ, खैर, तो जैसे आप तेलंगाना को पढ़ते हो, हाँ ये काम पहले कर लो, PDF अपलोड नहीं होते, ये बढ़िया काम है। ऐसे सुनना टाइप हो जाता है कभी कभी सर्वर, 0%, फिर एकदम 100%। तो तेलंगाना प्लेट्यू मतलब, जैसे तेलंगाना का ओपन करोगे ना, तो तेलंगाना प्लेट्यू में भी बड़े हिस्से हैं, मतलब लड़ाइयाँ करते थे ना, गोलकोंडा प्लेट्यू, नालगोंडा प्लेट्यू, वारंगल प्लेट्यू। हाँ तो मतलब ठीक है, वो रीजन के नाम से आ गया, बट इतना बताओ जी, तेलंगाना नाम जो है वो, ये तेलंगाना प्लेट्यू एरिया मतलब पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो है। जी हाँ, तो इनको जरूर आप लोग को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। हाँ, बाकी ये एक नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब एक तरीके से नहीं बने, सबके फॉर्मेशन एक जैसे नहीं है। मैं फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट्यू के जब अलग अलग टाइप्स बताऊंगा, वो है सब जगह रॉक कंडीशन अलग मिलती है। हाँ, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, ये पठार एरिया वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। हाँ, ये हिल्स लिखा है बेटा, यहाँ पे ना हिल्स लिखा है, पर्वत नहीं लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे पखड़ हिल्स है वरंगल प्लेट्यू के नॉर्थ में, जगतल हिल्स है, तो ये हिल मतलब कंपेरेटिवली हाइट जहाँ पर कम हो। ठीक है, क्योंकि हमने फोटो क्या बना लिया अपने दिमाग में, प्लेट्यू मतलब सीधा सीधा एरिया, ऐसा ऊंचा सीधा एरिया। अरे मन व्यक्ति का सीधा नहीं है, तुम जमीन की कहाँ बात करते हो? हाँ बताओ यार, क्लास में मोमोज खा लेते हैं ये लोग। तो ये गोलकोंडा नालगोंडा और कल को बोले वारंगल इज अ पार्ट ऑफ, तो बात है यहाँ कर्नाटक मत लगाइए, ये तेलंगाना के बारे में बात है। खैर,
तो ऐसी कहानी है। मलनाड मैदान के बारे में बात करोगे तो कहाँ जाओगे? कर्नाटक वाले में जाओगे। हाँ ठीक। मन करे तुमको लिखना हो तो पकड़ हिल्स लिखना हो, तो जगतियाल हिल्स लिखना हो, कभी क्या होता है ना, वो पेपर सेट करने वाला से अचानक जागता है एकदम। हाँ, सतमाला 2 जगह मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर अभी अपन महाराष्ट्र वाले कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। तो एक बार जरा पूरी पोलिंग करा लो तुम प्लेटू की, तो मुझे थोड़ा लगेगा कि पढ़ लिया तुमने, याद याद कर लिया। हाँ देखिए, हम वैसे भी पढ़ते हैं, ये तेलंगाना प्लेटू है, द डक्कन, टैकन प्लाटू, टाकन पाटू, दंडकारण्य रीजन, बस्तर के साथ। हाँ, मालवा, मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, कार्बी एंगलोंग। कोई बहाना बनाना है? हाँ, चलो। पार्ट का मतलब ये एक्सटेंशन कह सकते हो बस, बाकी ये प्लेटू एरिया अलग है। ज्यादातर ये लावा वाला जो फीचर तुम देखते हो ना, वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा गया है, एमपी एमपी मालवा प्लेटू तक ऐसे। ठीक है, तो मुझे बताओ मेवाड़ कहाँ है? मेवाड़, मेवाड़ कहाँ है? और मालवा कहाँ है? मलनाड मैदान कहाँ है? मलनाड मैदान, ये है कर्नाटक प्लेटू में लिखना है सी वालों। मलनाड मैदान, वारंगल, गोलकोंडा, नालगोंडा, पकड़ हिल्स, जागिटाल हिल्स, ये सारे नाम कहाँ थे? तेलंगाना में। दंडकारण्य कहाँ है? कहाँ पर है वो? कहाँ वो? क्या वो है जो वो? बस्तर, बस्तर प्लेटू। कुछ तो लगा रहे हो तुम्हें, कुछ तो चल रहा है जीवन में तुम्हारे। तुम स्टेट तो देख लिया करो आसपास जब लगाते हो तो। बी लगा रहे हो कुछ, तेलंगाना में बस्तर भेज दो तुम। हाँ, फिर से बताओ बस्तर। अरे वो अब एक बार का रहता है, एक बार कैसे याद हो जाएगा? कैसे थोड़ी कर सकते हैं। अगला सवाल। बस यही चीज़ों को बाहर करना चाहता हूँ। आदमी आपके पास समस्या 3 बार थोड़ी आ गया, एक ही बार में सॉल्व करना है। ये थोड़ी कि अभी तो तुम आओगे 3 4 बार रिपीट भी करवाऊंगा तुमसे मैं। क्योंकि मैं तो हूँ ही ऐसा बोले। तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, छत्तीसगढ़ में जाना है आपको, ठीक है। कार्बी एंगलोंग प्लेटू बताओ, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, फिर से बताओ कार्बी एंगलोंग प्लेटू। मलनाड मैदान का संबंध कहाँ था? मलनाड मैदान का संबंध कर्नाटक प्लेटू से। पखाट हिल्स, जगतियल हिल्स, वारंगल, नालगोंडा, गोलकोंडा, जैसे नाम कहाँ मिलता है आपको? बस्तर हिल्स, बस्तर रीजन, बस्तर प्लेटू, दक्कन 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 का प्लेटू, वेयर इज मध्य भारत का पठार। लगा दो बी, हाँ वेरी गुड। इसके बाद में बुंदेलखंड, बघेलखंड, आखिरी सवाल, छोटा नागपुर प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू। अच्छा, बघेलखंड भी इसी को लगा दो, छोटा नागपुर को इसी को लगा दो, और इसको कुछ ई वाले बोल दो कि तू कर जा, हो गया तेरा काम। एक गलती को 100 बार करना है और दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, शादियों में जाता नहीं हूँ, शादियों में जाता हूँ तो अलग खड़ा रहता हूँ, और यहाँ पूछो तो वही क्वेश्चन 4 बार गलत कर दूंगा। जी हाँ, देख लो आप रिवीजन नहीं, वो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं फिर किसी की नहीं सुनता। अच्छा, सैनकोटा गैप कहाँ था? सैनकोटा गैप, पालघाट गैप, पालघाट गैप, पालघाट गैप कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा पालघाट गैप, कहाँ मिलेगा? हो गया काम। भोरघाट देखना है, अब चलाएंगे ट्रैक्टर। वेरी गुड। बी का मतलब भोरघाट, दूर हट जाओ सब लोग मेरे घाट से, मेरा ये घाट। अरे भैया पुणे के लिए होता आंसर सी होना चाहिए था इसका, सी वालों सही लगाया है आपने, और बी वालों पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी तुमने, हो गया काम। हाँ, सॉरी मुझसे नहीं, खुद से कहो, खुद की आदतों से कहो। हाँ, संडे छुट्टी मनाना है, हल्दी घाटी पास, ये याद होगा तुम्हें, यही आता था क्योंकि
पालघाट, ये देखो, क्योंकि वो बचा है एक अकेला, तो वही पूछा होगा सर ने। ऐसे तो पढ़ रहे हो आप, ऐसे तो तुम पढ़ रहे हो। सारा घाट कहाँ है, ये देखो, क्या पढ़ाऊँ मैं तुम लोगों को। थाल घाट, थाल का सारा एक था, आंसर इज बी। ओ, और सी घाट जो है वो पाल घाट नहीं है, वो भोर घाट है। भोर है ये, भोर भोर। पाल घाट नीचे है, डी। चलो ठीक है, ऐसे पुल मिलनी चाहिए आंसर के साथ। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग बता लो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। संडे कैंसिल नहीं, कुछ नहीं मिला तो मैं छुट्टी वुट्टी कोर्स कैंसिल करूंगा मैं, पढ़ तो हो नहीं रहा तुम। हाँ, तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अब अंडमान निकोबार में जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन इसको, मतलब चीज़ें याद हो जाए, काम की चीज़ें वही पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है, चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट रुकना। सो अंडमान निकोबार आइलैंड में, एक मिनट रुकना यार, एक इमेज और मैं देख रहा हूँ अच्छी वाली जरा। सबसे पहले तो यह है कि इसको आप ऐसे पढ़ना, ये वो सोया हुआ टॉपिक है, मतलब ये जागता है तो फिर क्या है कि उस साल साल भर इधर उधर के सारे एग्जाम में दिखेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। रही बात आपको आपके एटलस में सर ये कहाँ मिलेगा, ये एक दुख दर्द है। तो जैसे इंडिया का मैप, आपके जो स्टेट्स हैं बड़े बड़े, जैसे अपने पढ़े थे ना, जम्मू कश्मीर, इनके सब डिटेल वाले, वो जैसे स्टेट्स एंड हो जाएंगे उनके बाद अलग चमकेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड। तो देखेंगे, पढ़ेंगे इनको। ये एक मैप है जिसमें चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर दिखेंगी आपको, नाम वाम और थोड़ा सा इसमें क्लियर दिखेगा। इसमें तो मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा, तुम कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि ये क्या है, कल क्या राजवन में। तो पहले बने कैसे थे तो ये समझ लो तुम। तो ये तुम बता दिया था उस दिन मैंने कि प्रभु जी ऐसा है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो ओशन ओशन के प्लेट के कन्वर्जन से बना है, और सामने वाली प्लेट है उसके अंदर ही धसा हुआ है अंदर, और बाहर की तरफ ज्वालामुखी की तरफ, मतलब वोल्केनिक ओरिजिन है इनका। ओरिजिन जो इनका वोल्केनिक है, या अभी जो इनका फॉर्म दिखाई दे रहा है वो वोल्केनिक है, ज्वालामुखी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अब इसको थोड़ा ठीक से ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि इसके स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग करेंगे, मतलब चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी से चलें जिसमें। तो अंडमान को हम लोग सबसे पहले तो 3 से 4 डिवीजन करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक अंडमान का पार्ट है ऊपर, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, ध्यान से सुनना। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के बाद में फिर ये बीच वाला हिस्सा हो जाता है इसका मिडिल अंडमान। ठीक है, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। उसके बाद में मिडिल अंडमान के बाद में तीसरा जो अंडमान वाला जो पोर्शन है जिसे हम कहते हैं साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। ठीक है, और चौथे नंबर का जो अंडमान दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। या आपके ऊपर, आपको लगता है इसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद लिखना। तो जरा पहले समझ लो, नहीं तो तुम फिर वही काम करोगे फोटोकॉपी वाला। भैया नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, भैया मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, भैया अरे इसका दोनों साइड करना था ना। ओके ओके ठीक है, दोनों साइड कर। तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तुम पहले समझ लो यहाँ पे क्या करना है। मतलब ये तो तुम भी देख सकते हो लिखा हुआ, तो पढ़ क्यों रहे हैं, वो जरूरी है। तो सबसे पहले अंडमान वाला पोर्शन है वो नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल, ये बहुत जरूरी है चारों को समझना। क्योंकि एक बेसिक से बेसिक सवाल है जिसने पूछ लिया ना कि अंडमान की कैपिटल क्या है, तो पहले तो बोलोगे पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। बोले पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस अंडमान में, तब आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर से, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैपिटल जो है उसकी अपने को याद रखना कि कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान का पार्ट है, पहली चीज तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर जो है वो किसका हिस्सा है, साउथ अंडमान का, ये जरूर याद रखना। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद बार बार कहते रहते हैं एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, ये बैरन आइलैंड देख लो। सोया हुआ, डोरमेंट, डोरमेंट, नारकोंडम आइलैंड, ये है वो नारकोंडम आइलैंड। ये आपको पॉलिटिकली देखोगे तो दोनों साथ में, मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान एक ही रीजन माना जाता है इसको। तो ये मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान के हिस्से हैं, ये साउथ साउथ में मत ले जाना इसको, बैरन आइलैंड पार्ट साउथ का बता दिया, परेशान हो जाओगे। तो फिर लिख लो आप दूसरा पॉइंट लिखना हो कि बैरन आइलैंड जो है ये एक्टिव वोल्केनो इंडिया का, एक्टिव वोल्केनो ओनली, इनफैक्ट ओनली एक्टिव वोल्केनो। दिख नहीं रहा सर मैप में, क्या नहीं दिख रहा तुम्हें, मैप में क्या नहीं दिख रहा, ये दिख नहीं रहा क्या, ये बैरन आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये बैरन आइलैंड दिखाई दे रहा है।
ये नारकोंडा आइलैंड दिखा जाए, दिखना चाहिए यार। चलो, तो नारकोंडा आइलैंड और बैरन आइलैंड, इन दोनों को याद रखना है। ये दोनों जो है कहाँ मिलेंगे आपको, मिडिल नॉर्थ अंडमान, तो इसको लिख लो, दूसरा बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड, ये मिलेगा मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। सो नारकोंडम इज डोरमेंट, सोया हुआ, वहाँ कुछ लिखा हो एक्सटिंक्ट लिखा हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तो ये डोरमेंट है, मतलब डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी सोया हुआ, ठीक है। एटलस में भी दिया हुआ है, एटलस का डिटेल बड़ा मैप देखोगे तो सब दिखा दिया है उसमें, सारी चीज दी हुई है, थोड़ा ठीक से देखो, मतलब आप दिख रहा है नारकोंडम इधर है तो तुम इधर नहीं देखोगे, यहाँ थोड़ी मिलेगा, तो पता भी होना चाहिए कि कहाँ किस साइड नजर लेके जानी। हाँ, तो अभी तक आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए था आपकी कॉपी में। पोर्ट ब्लेयर वाज अ पार्ट ऑफ, पहला वाला जो लिखवाया था मैंने, दूसरा लिखवाया था बैरन आइलैंड जो इसमें लिखवाया था, तीसरा ये लिखवाया, 3 हो गए अपने, ठीक है। एक्सटेंट लिखा है एटलस में सर, आप टाइपिंग कर रहे थे तभी मैं बोल चुका था कि वो लिखा है तो उसको डॉर्मेंट लिखना है। चलिए, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान दें, हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे, एक अंडमान हो रहा है भाई छोटू, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। अब देखो, एक शब्द होता है पैसेज, पैसेज का मतलब समझते हो क्या होता है, जहां से निकल जाओ, निकलना, निकल सकते हो जहां से, है ना, रहो स्ट्रेट जैसे ही होता है ये, पर कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा होता है, आइलैंड्स के बीच में देखने को मिलता है, और गहराई बहुत कम होती है इसकी, बहुत नैरो होता है। तो डंकन पैसेज लिखा रहता है, डंकन पैसेज। आप नॉर्मल लर्निंग से पूछोगे क्या डंकन पैसेज कहाँ है भाई, अंडमान निकोबार में है, हो गया काम। अंडमान निकोबार में तो है, लेकिन कहाँ है, किसके बीच में। सो अगला सवाल तैयार हो गया हमारा कि डंकन पैसेज, डंकन पैसेज जो मिलेगा हमें वो किसके बीच में मिलेगा। तो ऊपर कौन आ रहा है प्रभु जी, साउथ अंडमान, और नीचे है लिटिल अंडमान। जो नए लर्नर्स हैं, भले ही आपने कितनी बार सुन लिया हो, भले ही आपने कितने अंडमान निकोबार पढ़ लिया हो, ये क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते एग्जाम में, क्योंकि पोलिंग में या ऑप्शंस में ग्रुप कुछ भी बना सकता है, नॉर्थन मिडिल, नॉर्थन साउथ, साउथन मिडिल, मिडिल एंड लिटिल, हो गया बेटे, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए उसको, ऑब्जर्वेशन। और क्योंकि अब ये भी है भारत का हिस्सा, तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तो ध्यान दें इस बात। तो डंकन पैसेज का क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर का क्वेश्चन, बैरन आइलैंड का क्वेश्चन, नारकोंडम आइलैंड का क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ को आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ बता रहा था मैं इस जगह पे, डंकन पैसेज लिटिल अंडमान के बीच में, और ऊपर जो रहेगा वो अपना साउथ अंडमान में है, ये है डंकन पैसेज, देख पा रहे हैं आप लोग, जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वन इज 10 डिग्री चैनल की व्यवस्था पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी देर से पढ़ेंगे, बट अब अंडमान का हिस्सा आपका अब कंप्लीट हुआ, ये अंडमान हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। निकोबार नीचे है, ये मसाला निकोबार का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऊपर क्या बताया मैंने आपको, ऊपर जो है वो अंडमान है, और नीचे क्या है ये, निकोबार ठीक है सर जी, ओके। निकोबार के भी डिवीजन है, अब नॉर्थ साउथ तो कर नहीं सकते ज़्यादा, तो आपने कार निकोबार बना दिया, कार निकोबार हो गया, ठीक है। कार निकोबार के बाद में, उसके बाद में जैसे आप नीचे जाओगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और आखिरी है ग्रेट निकोबार, लास्ट वन है ग्रेट निकोबार। अब आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो होता है वो एकदम सबसे दक्षिण में माना जाता है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने इंदिरा पॉइंट। अब हमें मालूम है इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, निकोबार में, गलत। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, एग्जैक्ट चाहिए अपने को, एग्जैक्ट वाली ग्रेट निकोबार में। तो यहाँ पर रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे बोला जाता है ना कि भाई सबसे दक्षिणतम है, पर धुल गए बेचारे उसमें सुनामी में, हाँ, तो वो इधर वाली पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, ग्रेट निकोबार के बारे में, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की पूरी लिंक अपने दिमाग में बननी चाहिए कि सबसे पहले आपने नॉर्थ अंडमान याद कराया, याद क्या कराया उसको ध्यान रखना है। नॉर्थ के बाद में मिडिल अंडमान होता है, मिडिल अंडमान के बाद में साउथ अंडमान होता है, साउथ अंडमान के बाद में लिटिल अंडमान होता है, उसके बाद में कार निकोबार होता है, उसके बाद में लिटिल निकोबार होता है, फिर ग्रेट निकोबार होता है, और ये इसका पार्ट है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मेजर मेजर आप देखोगे तो ये अंडमान है और ये निकोबार है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो बड़ा सा गैप दिख रहा है इसको बोल रहे हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब लर्नर से पूछा जाता है तो वो भी वही कहता है कि बेटा ये जो चैनल बनी हुई है, चैनल पैसेज से बड़ी रहती है, गहराई ज़्यादा रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है कि किसके बीच में है, तो अंडमान निकोबार के बीच में है, बस हो गया काम। मैं कहता हूँ थोड़ा आगे और बढ़ो, एक्चुअल में आइलैंड तो देखो जब आपने डिटेल में पढ़े हैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको, लिटिल और कार, तो लिटिल कार के बीच में, तो लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार में, ये कार निकोबार के बीच में मिलेगा 10 डिग्री चैनल। एंड वाई दिस 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का यहाँ पर जो सेंस है, चलिए ये जो 10 डिग्री में जब आप आओगे तो लैटिट्यूड की वैल्यू ली गई है यहाँ पे। 10 डिग्री का मतलब जो है यहाँ पर वो लैटिट्यूडनल वैल्यू है, 10 डिग्री, ठीक है। जिसे ये बात भी मेरी नहीं समझ आई वो यहाँ पर फोकस करें। ये हमारी जैसे पृथ्वी है, हमें पता है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 1 डिग्री लाइन है, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, ये 3 डिग्री लाइन है, ऐसे 10 डिग्री होगी जो अंडमान और निकोबार के बीच में से निकली होगी, ठीक है। तो लैटिट्यूड को लेकर उसने बात करी है वहाँ पे। और चैनल का चैनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर कनेक्ट हो सकता है, इधर का इधर जा सकता है, थोड़ा कम होता है, छोटा गहरा होता है, वो पैसेज होता है। इन्हीं के बीच का एक मसाला निकलता है स्ट्रेट, स्ट्रेट इसी के बीच का ही होता है, मतलब काम लगभग एक जैसे ही दिखता है आपको, पर क्या ठीक है। तो डंकन पैसेज किसके बीच में है वो अपने को पता होना चाहिए। तो डंकन पैसेज जो है वो एक्चुअल में आप देखोगे तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। कल को बोले कि इंदिरा पॉइंट किसका पार्ट है, तो ग्रेट निकोबार, ठीक है। फिर वो जैसे ऐसे सीरीज कठिन बनाना हो कि तुम जैसे मतलब फिर बोलने लगोगे बाहर जाके कि और उसका गजब का टेस्ट का लेवल है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन बनाना जो तुमने कभी सुना ही ना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, सोमबेरेरो चैनल पूछूंगा तुमसे कि बताओ बेटा सोमबेरेरो चैनल कहाँ है, तुम परेशान हो रहे हो। और उसने क्या दे दिया, लिटिल निकोबार एंड कटसल आइलैंड के बीच में, एक ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या करूंगा मैं, ऊपर का कोको चैनल दे दूंगा, कोको चैनल दे दूंगा बिटवीन द नॉर्थ अंडमान एंड लैंडफॉल आइलैंड ऑफ अंडमान। ये बढ़िया बनाते हैं क्वेश्चन, पेपर बहुत टफ बनाते हैं, बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हो गया काम। तो मेरा मतलब है कि तुम कठिन टेस्ट में भी तुम्हारा भाव बड़ा संभाव रहे, बैलेंस रहो, तो लिख लो, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पेन किंग पेन से ले लियो।
नॉर्थ अंडमान, इनके बीच में जो है कोको चैनल, क्योंकि टेस्ट सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंतजार होता है लोगों को पेपर में आने का। एक बार पेपर में आया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल जो हमें पढ़ना है। पहले कहाँ थे? पहले नहीं थे। तो लैंडफॉल और फिर मैं अचानक आऊंगा, देखो अंडमान निकोबार साल भर न्यूज़ में रहता है, तो हमें तो पढ़ना चाहिए। मैं बेसिक एंट्रीज तो ध्यान रखनी चाहिए। गड़बड़ है तो तुम लिख लो पहले, ठीक है। तो लैंडफॉल आइलैंड हो गया, कोको हो गया, कोको के बाद में ये ले लो तुम, ले लो तुम, तो लिख लो। हाँ, सोम्ब्रेरो चैनल्स, सोम्ब्रेरो चैनल्स, सोम्ब्रेरो चैनल लिटिल निकोबार और कटशल आइलैंड के बीच में मिलेगा। जी हाँ, एक आध और ऐसा मिल जाता है सब स्टक होने वाला बढ़िया। हाँ, तो अपन आइलैंड ही पढ़ रहे होते शाम तक। दो चैनल और लिख लो आप तेजी में, सोम्ब्रेरो चैनल जो लिटिल निकोबार के बीच में और कटशल के बीच में। लिखो जल्दी 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 जल्दी। और ऊपर वाला कोको चैनल भी लिखना है, लैंडफॉल आइलैंड अंडमान के बीच में। डंकन पेसेज 10 डिग्री चैनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, बट हो सकता है इनका समझ आ चुका हो और अब ये जुड़े हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। कारण उसका एक तो ये भी है कि अंडमान और निकोबार को आप काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, तो आइलैंड चर्चा में वैसे भी रहता है। अब मान लो कि नहीं दिया, कटशल आइलैंड दिया नहीं, तो फिर कौन सा ये आप कंसीडर करोगे? कार निकोबार ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 5G में कनेक्टिविटी इशू है सर, इस रीजन से बार बार स्टक हो रहा है यार। वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा तो जो है सही चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप लोग अपडेट हो गए 5G चला रहे हो, फ्री मिल रहा है 5G इसलिए जियो का। कहाँ? कोको चैनल, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो हमने जो है पढ़ लिया। अब देखो, दो तीन नाम बड़े परेशान करते रहते हैं, अभी इनके नामकरण चेंज हो गए थे, वैसे बहुत बड़े बड़े फेमस है नाम। कौन से वाले किसी को पता है? ये हेवलॉक आइलैंड का नाम बदल गया है, ये साउथ अंडमान के हिस्से हैं। हेवलॉक आइलैंड का किसी को नाम पता है क्या नाम रखा है? स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना, स्वराज द्वीप। हैव स्वराज, टेक द स्वराज, हैव स्वराज। नील आइलैंड, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, और उसके बाद में और क्या दिखा दिया? रोस, सुभाष चंद्र बोस, बोस द्वीप, बोस आइलैंड, रॉस बोस। मेरे एटलस में ऑलरेडी अपडेट, अरे आंसू आ गए मुझे, जल्दी से लिखें आप लोग, हेवलॉक आइलैंड, हैव स्वराज, ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में नील, नील को हम शहीद द्वीप कहते हैं, शहीद द्वीप, यस। उसके बाद में रॉस आइलैंड, रॉस बोस द्वीप, साउथ अंडमान के हिस्से हैं सब। हाँ देखो, कुछ बचा नहीं तो चाहिए मेरे को, हर 5 मिनट में कुछ। अंडमान बहुत अच्छा है घूमने के लिए, कुछ लिखना है। मेरी उंगलियों में कंपन होता है, उन कंपनों को मिटाया जाता है टाइपिंग करके। ये साउथ अंडमान में है बेटा जी, याद रखना है जी। चलिए जल्दी, ये तो हो गया भैया। रुक जाओ बीचेस, थोड़ी देर रुको, बीचेस रुको, बीचेस। हेवलॉक, स्वराज द्वीप की कुछ बीचेस फेमस है, स्वराज द्वीप की कुछ बीचेस फेमस है। एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, राधानगर बीच। राधा ने एलिफेंट को काला पत्थर मारा, राधा ने एलिफेंट को काला पत्थर मारा, जिससे एलिफेंट को स्वराज मिल गया। जी हाँ, तो राधानगर बीच, काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच, ये साथ में दिख रहे हैं तो तुम्हें लगता है कि ये वहां का होगा। ये जब आते हैं ना अलग अलग नाम से, ए, क्यों आ गए सेपरेट नाम से जैसे आएगा? ये देख रहे हो, कोको चैनल, एलिफेंट, काला पत्थर, राधानगर, हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वन, भरत सीता लक्ष्मण, भरतपुर सीतापुर लक्ष्मणपुर, नील आइलैंड, शहीद द्वीप में, भरतपुर सीतापुर लक्ष्मणपुर। सेंटेंस में दम देख रहा हो तुम, सीतापुर लक्ष्मण सबसे बेस्ट विजिट करने के लिए, देख रहे हो तुम दम? 2 साल से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हो यूपीएससी की तैयारी में, बात देखो तुम। हाँ, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब आप ये सोचो कि अचानक ही आई यदि बीचेस अलग अलग नाम से, सीतापुर लक्ष्मणपुर, तब क्या करोगे? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट हेडिंग बना लेना, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। तो आपको ऐसे लिखना है, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, इमेजिन कर पा रहे हैं ना मैप में कहाँ है नॉर्थ अंडमान? क्यों भाई? हाँ, नॉर्थ अंडमान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? तो आंसर शुड बी सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक। हाँ, अब सैडल पीक जो है आपका भैया अंडमान निकोबार का भी सबसे ऊंचा पर्वत है, समझ आ रही मेरी बात? तो एक पॉइंट वहां आपको लगे तो वो भी आप याद रख सकते, लगे आपको तो नॉर्थ अंडमान में क्या रखोगे?
हाँ, सैडल पीक। तो नॉर्थ अंडमान का भी सबसे ऊंचा हो गया और पूरा अपने अंडमान का भी हो गया। मिडिल अंडमान डैश माउंट दियावोलो। माउंट दियावोलो, ये टॉपिक मुश्किल लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, लगना चाहिए। माउंट दियावोलो, इसके ऊपर वाला क्या था? नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में क्या है? सैडल पीक। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक, मिडिल अंडमान में दियावोलो। ठीक है, इसके बाद में भूलना नहीं है, तीसरे वाले में हम जाएंगे, दैट इज साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में लिखना है माउंट कोयोब। कोयोब। मिडिल अंडमान में क्या था, कौन बताएगा? दियावोलो। ठीक है, तो मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, उसके बाद में नॉर्थ अंडमान का एक बार और बताओ। सैडल पीक। अब चलेंगे सीधा अपन ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार, थ्यूलर, थ्यूलियर, लिख लेना इसे। साउथ अंडमान में क्या था? कोयोब। मिडिल अंडमान में क्या था? जल्दी बताओ, दिया बताओ। नॉर्थ अंडमान में क्या था? सैडल पीक। 15 मिनट पहले इमेजिन करो, क्वेश्चन आता प्लेन्स में, मैच द कॉलम, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें तुक्के भी नहीं लगेंगे अपने, इसमें तुक्के भी नहीं लगेंगे, तुक्के समझते हो? तुक्के तुक्के भी नहीं लगेंगे। जी हाँ, तो 3-4 बार इसको पढ़ना तो वैसे बैठ जाएगा दिमाग, तभी नहीं कर रहा मेरा क्या बाजी, तो थ्यूलर नीचे मिल जाएगा, कोयो भाई दियावलो है, सैडल पीक है, राधानगर बीच, एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच याद हो जाएगा आपको, भरत सीता लक्ष्मण वो एक अलग से याद कर लेना, मील आइलैंड का। ठीक है, और क्या है इसमें? कुछ नहीं है, एक ऐसा डायग्राम बनाना, अपने दिमाग में रखना, यहाँ से देखो ऊपर क्या है अपना नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ है, मिडिल है, फिर क्या है साउथ है, फिर क्या है कार है, ये अंडमान के पार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद में लिटिल, लिटिल कार, ये लिटिल यहाँ है, यहाँ कार हो गया, इसके बाद में लिटिल निकोबार और उसके बाद में ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये निकोबार का ग्रुप हो गया, इसके बीच में बन गया 10 डिग्री चैनल, इसके जस्ट ऊपर वाले में बन गया डंकन पैसेज। ऊपर कौन सा है जल्दी बताओ? पोको बना दिया मैंने सर, पोको, ये ऊपर वाला पोको, पोको देख लीजिएगा सबसे ऊपर, और ये यहाँ पे आप आ जाना, झूम कर देता हूँ झूम। जी हाँ, ठीक है, सोमरेरो चैनल याद करके, तो एक पहली बार पढ़ोगे तो दो टेंशन रहती है, और कितना बचा है, और कितना बचा है, और वो एक तो दिमाग लगा रहता है। जी हाँ, और फिर जो पढ़ा रहे हो तो उस पर ध्यान तो होते ही नहीं, क्योंकि तब जाकर अच्छा हाँ ठीक है, अब मैं आपसे अचानक पूछूं कि कोई कहाँ है, तब साउथ अंडमान आना चाहिए दिमाग में। जी हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट दिया बोलो, दिया बोलो कहाँ जाएगा? मिडिल में, चूलर नीचे था, नहीं भूल गए मान लो, लड्डू ले लिया तो टी अल्फाबेट में बड़ा लेट आता है, लास्ट में डालना है इसको, नीचे एकदम एकदम नीचे डालना। जी हाँ, तो चूलर वाला याद रखो, ऐसे याद जाए। तो देखो डंकन पैसेज और ये सब लड्डू चीजें हैं, लेकिन क्या है कई बार सुनी भी होती है बट क्लैरिटी नहीं होती। तो अभी हमने आधे घंटे में क्या किया, हमने सिर्फ एक ही काम किया, क्लैरिटी ली अंडमान निकोबार को देखने। अच्छा भाई ऐसा भी कुछ है, इंदिरा पॉइंट किसका हिस्सा, मतलब ठीक है। जी हाँ, ये चैनल को भी अपने पता है क्या है, ये ऊपर वाला ये इधर का रीजन बना, कोंडा आइलैंड पता लग गया, ये हो गया ठीक है। वैसे एक जहरीले तत्वों के लिए आप पढ़ सकते हो, फॉर द स्टेट पीसेस, रिचेस आर्किपेलागो भी ये अंडमान का ही पार्ट है, आपको लगे तो। खैर बाकी तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप, हाँ लक्षद्वीप, इसकी पोलिंग करा लेंगे यार, तुम लक्षद्वीप क्या याद है उसमें, दुख में चले जाओगे तुम लक्षद्वीप में। हाँ, यदि मैं आपके सामने डंकन पैसेज लिखूं, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? लगा बुद्धि। है, तो डंकन पैसेज जो है वो साउथ में था, और नीचे वाला क्या है? लिटिल, और कार आ जाएगा निकोबार, तो लिटिल कार के साथ 10 डिग्री लगा देना, है ना? अचानक आवाज आती है फ्यूलर, फ्यूलियर, कहाँ भेजोगे इसको? टी ग्रेट निकोबार। उसके बाद में सैडल पीक, सैडल सबसे नॉर्थ में ऊपर, कोयोब, हो गए तुम कहीं साउथ में, हो जाते हैं ना पोलिंग करते करते साउथ में, कोयोब हो गए, बचा बीच में मिडिल वाले का दिया बोलो। तो आप थोड़े पहचान के हो, इतने भी बुरा हाल नहीं है, सब पता है मुझे। बिना कोई देरी के हेडिंग बनाएंगे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप का एक ही सवाल सबसे पहले तो पूछेगा वो, कौन सा? तो लक्षद्वीप का सबसे बेसिक सवाल, अच्छा मैं जरूरत पड़ी तो आइलैंड जूम करूंगा ना, तो अभी घबराना मत, नहीं तो टाइपिंग कर दिया कि सर काइंडली जूम, ये लिख दिया धीरे से, तो बाद में लिखना तुम, ये है ना, जरूरत पड़ेगी जब बताऊंगा। खाली बैठे बैठे कुछ चाहिए ना, मतलब ऐसे तो कैसे काम बनेगा? तो अभी सुनना पहले मेरी बात। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि ये आइलैंड बने कैसे? यार बने तो क्या, ज्वालामुखी था बेस सबका, पर अभी आज के टाइम पे आप देखोगे तो या तो क्वेश्चन कोरल के नाम से मिलता है, कोरल फॉर्मेशन। ठीक है, कोरल फॉर्मेशन। अब कोरल फॉर्मेशन क्या होता है? या प्रवाल भित्तियों से बने हैं, प्रवाल भित्ति से बने हैं, ठीक है, समझेंगे हम, प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान लिखा रहता है कहीं। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा नहीं तो वो क्या लिखेगा सीधा, अटॉल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो फॉर्मेशन को लेकर 2-3 बातें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये सारे टॉपिक्स इन्वायरमेंट के हैं, कोरल वगैरह वहाँ बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते ही हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको फोटो तो दिखानी चाहिए एक बार। तो तो कोरल रीफ्स मतलब आपको जो सबसे कॉमन चीज देखी होगी आपने, समुद्र याद करते ही आपको ये दिखता होगा। सो ये कोरल फॉर्मेशंस
ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है, एक प्रकार का जो है आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की व्यवस्था है समुद्र में। एल्गी और जूजेंथिले जो एल्गी जो होती है और पॉलिप के बीच का एक ये म्यूचुअलिज्म दिखाता है। पर ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा देखा तो होगा, बस पढ़ना वढ़ना भी छोड़ो तुम, है ना, अभी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, काफी डिटेल का टॉपिक है। बट ये एक्चुअल में समुद्र के पानी से ये अपना जो, जैसे हम लोगों का जो शरीर है हड्डियों पर काफी टिका हुआ है स्केलेटन, तो इनका भी जो बेस बनता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से इनका पूरी शेल खोल तैयार हो रही होती है। और इनमें चाहिए होता है सूर्य, इनको फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के करीब रहते हैं, थोड़े से पानी में ऊपर की तरफ रहते हैं, नीचे नहीं जाते, ऊपर बढ़ते हैं, फोटोसेंट्रिक होते हैं। क्योंकि ये जो हरा हरा लाल कलर दिखाई दे रहा है एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस करती है, ऊपर की तरफ रहते हैं। और इतने ऊपर की तरफ रहते हैं कि ऊपर आते आते ऐसे आ जाते हैं कई बार, पानी के एकदम करीब आ जाते हैं। तो ये तो कोरल हो गया, लेकिन इनका जो बेस मैं जो बता रहा था किससे बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। धीरे धीरे करते करते कैल्शियम कार्बोनेट इतना हो जाता है उस पूरे रीजन में कि ये एक एटॉल का फॉर्मेशन हो, इसको अपन एटॉल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एटॉल्स। तो इस तरह का आपको पूरा फॉर्मेशन लक्षद्वीप आइलैंड में दिखाई देता है। तो लक्षद्वीप के बारे में बात करें, वो कभी कोरल, प्रवाल, भित्ति, और ये तो फिर इसका बेस क्या है, तो इनका बेस जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। बट शुरुआत से कोई कैल्शियम कार्बोनेट बेस से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि वहां तक तो वैसे भी सनलाइट नहीं जाता, आप सोचो कि समुद्री तल तक। तो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो है वोल्केनिक ओरिजिन, हॉटस्पॉट वोल्केनो से ज्वालामुखी आइलैंड है। बट अब चूंकि इनके ऊपर ये कोरल्स का फॉर्मेशन लग गया, ये पूरा कोरल से बन गया। तो अब अपने लिए क्वेश्चन जो आता है वो कोरल फॉर्मेशन का, इनका बेस देखने जाओगे तो वो यही, ठीक है। एक इमेज और दिखाता हूँ, क्लैरिटी उच्चतम लेवल की हो जाएगी। एक मिनट, देखो मैं स्पीड तो बढ़ा ही नहीं रहा हूँ टॉपिक में, नहीं तो ये आधे चले जाए क्लास छोड़ के। बस आज झेल लो तुम, कल से तो फिर नदियाँ शुरू हो जाएंगी। कोरल रीफ तो आपको वहीं मिलेगा। भाई अपलोड तो नहीं हो रहा है, अपलोड तो हो जाओ, बच्चों का 5G नहीं चल रहा, मेरा तो चल रहा है। दूसरी बार में अपलोड हो रहा है। हाँ सर बहुत कम हो गए, अरे बच्चे सब बैठे हैं, नींद में बैठे हैं, सुस्त हो गए थोड़े से, सब बैठे रहते हैं चुपचाप, पढ़ते रहते हैं, सबको जहाँ लगता है सब पढ़ते रहते हैं, सब पता है मेरे को। चलो तो ये जैसे ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा था मैं, कई बार फिर क्या रोड होते होते बेचारे ऐसे फ्लैट बेस बन जाते हैं, तो इनमें फिर लग जाती है कोरल्स। फिर कई बार क्या होता है, इतनी ऊपर आ जाती है कि बेचारा आइलैंड वाइलैंड तो गायब, चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट वाला, इसको अपने टॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे आ रहा होता है ये। तो ये वहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लक्षद्वीप आइलैंड थोड़े से यूनिक है। कोरल रीफ्स कल को वर्ड यूज करें तो डरने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, ध्यान रखना है। तो इनमें कल को बोले कोरल फॉर्मेशन, प्रवाल, भित्ति, मूंगे की चट्टान, एटॉल फॉर्मेशन, एटॉल, तो ये सब अपने को याद रखना, ठीक है अंदर। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बीच में कोरल इसलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि एक टाइम के बाद आप देखोगे ना तो ये यहाँ से ये एकदम ऐसे बेस से आ रहे होते हैं, चारों तरफ ये घेर रहे होते हैं। जी हाँ, तो फिर एक टाइम ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि वो फिर पूरे कवर कर ले, बट ये फीचर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। हाँ अब मतलब ये भविष्य है इसका कि धीरे धीरे कवर कर ही लेगा सबको। हाँ। अब लक्षद्वीप में कुछ बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं आपको, ये देख पा रहे हैं कि आप 9 डिग्री लिखा हुआ है, 10 डिग्री लिखा हुआ है, 11 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं सर, वो चैनल्स मिलेंगे तुम्हें, जैसे 9 डिग्री चैनल, ठीक है, इधर यहाँ पर 11 डिग्री चैनल रहेगी, परेशान होते रहते हैं। 10 डिग्री तो नहीं मिलेगा क्योंकि 10 डिग्री ऑलरेडी आप अंडमान निकोबार में पढ़ चुके हो। 8 डिग्री चैनल पूछ लेगा, परेशान हो रहे हैं फिर अब क्या। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, मतलब चाहूंगा कि आप लोग कॉपी में लिखते भी चले। जैसे अपना ये प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर सबसे लास्ट आइलैंड इधर हम जो पढ़ते हैं वो है उसका नाम मिनिकॉय, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए मिनिकॉय आइलैंड। अब मिनिकॉय के नीचे और आप जाओगे तो आपको मिलेगा, कौन मिलेगा, मालदीव्स। मालदीव्स, तो मिनिकॉय के नीचे मिलेगा मालदीव। मालदीव्स ये अलग कंट्री है, मैं स्टार लगा देता हूँ, अलग देश है ये। बट मिनिकॉय के बाद ये सब अपना प्यारा भारत शुरू हो जाता है। अब ये हो गया मिनिकॉय, यहाँ पर मैप में भी देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकते हो मिनिकॉय इधर मिलेगा। डन। अब नॉर्थ में जाएंगे थोड़ा सा और, तो आगे अपने को यहाँ पर आइलैंड के सारे जितने भी है, ठीक है। तो ऐसे एक आइलैंड है कवरत्ती आइलैंड, कवरत्ती आइलैंड, ठीक है, कवरत्ती। जी हाँ, कवरत्ती जो है वो कहाँ सुनते हो वैसे तुम, कहीं सुनते हो क्या कवरत्ती? अरे सर जी कैपिटल है क्या? हाँ तो याद रखना कवरत्ती। उसके बाद में और ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है, कवरत्ती दिखा, कवरत्ती आइलैंड, बहुत बढ़िया। और ऊपर यदि मैं जाऊंगा तो मेरे को नॉर्थ में एक आइलैंड ग्रुप और मिलेगा जिसका नाम है अमीन दीवी आइलैंड्स। जी हाँ, अमीन दीवी आइलैंड्स। तो देखो फिर से, देश दूसरा है मालदीव, सुना ही होगा तुमने तो। फिर क्या है, मिनिकॉय, मिनिकॉय, मिनिकॉय। मालदीव के बाद में क्या मिलेगा, मिनिकॉय, ये मिनिकॉय। मिनिकॉय के बाद में कवरत्ती आइलैंड, कवरत्ती आइलैंड, कवरत्ती आइलैंड। हालांकि कवरत्ती की जगह, मतलब कवरत्ती तो है, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ के जो एक दो आइलैंड और बड़े फेमस उनका नाम भी आ सकता है, बट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कन्नौर आइलैंड लिख सकते हैं, जैसे कवरत्ती में लिखा रहा हूँ ना आपको। मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में मैं चैनल पढ़ाने वाला हूँ, बट वहाँ शायद आप स्लैश लगा के कन्नौर भी लिख सकते हो, स्लैश लगा के कवरत्ती के स्लैश लगा के कन्नौर भी लिख सकते हो। मतलब मैं सारे चांसेस आपके क्वेश्चन गलत होने के खत्म कर रहा हूँ इंडायरेक्टली, घुमा फिरा के भी वो दे देगा तो हाँ ठीक है भैया दे दे। तो यहाँ कवरत्ती के स्लैश लगा के आप कैननोर लिख सकते हो, कैननोर आइलैंड, ठीक है। तो देखो मालदीव हो गया, मिनिकॉय हो गया, कवरत्ती हो गया, अमीन दीवी हो गया, कर लोगे इतना, कर लेना यार बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे मालदीव के बाद से, 8 डिग्री लिखेंगे चैनल, 9 डिग्री चैनल, और इधर 10 डिग्री चैनल। सही लिख रहा हूँ, 10 मत यूज करना, 11 यूज करना, 10 तो अंडमान निकोबार में कर चुके हो। तो 11 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको ज्यादातर, 99% क्वेश्चन जो आता है वो आता है 11 डिग्री चैनल किस में मिलेगा, लक्षद्वीप में कि अंडमान में। तो लक्षद्वीप में आंसर लगा दोगे आप। बट मैं थोड़ा एक स्टेप आगे का पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के कि भाई कभी कुछ उसने इधर उधर कर दिया तो कम से कम पता रहे, क्योंकि अमीन दीवी ऊपर है, कवरत्ती है, कवरत्ती, कवरत्ती के पास देखना यहाँ आपको स्लैश लगा के लगे तो एड्रोट भी लिख सकते हो। एड्रोट जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, एंड्रोट आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, एंड्रोट, एड्रोट आइलैंड।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ANDROTH, ठीक है, दोबारा देखेंगे। देखो सबसे पहले वो देश का नाम बताओ, क्या नाम था? मालदीव्स, कर लोगे? फिर मिनिकॉय कर लोगे? फिर ऊपर कवरती आइलैंड्स, कवरती को कैननोर भी लिख सकते हो आप, वहाँ पर एडवर्ड भी लिख सकते हो, और ऊपर अमीन दीवी आइलैंड, अमीन दीवी। अब यहाँ से शुरू करना 8 9 11, ठीक है, 8 9 11, ठीक है। कैननोर में CANNANORE। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है, ध्यान से सुनना। मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड्स को कौन अलग कर रहा है, देखना है। मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप अलग अलग भीड़ मची हुई है इनकी, लक्षद्वीप। तो फिर आपका आंसर 9 डिग्री। भैया इधर ध्यान से, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय नीचे, मिनिकॉय और ऊपर वाले, तो ये कौन आएगा? 9 आएगा, 9 वाला, ठीक है। क्वेश्चन घुमा दिया, मालदीव एंड लक्षद्वीप, तो फिर कौन सा आएगा? 8। बेसिक चीजें हैं। अगला पॉइंट बनाना, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और आप मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे शेटलैंड आइलैंड, कल को कोई पूछ ले तो इतना तो पता रहे कि ये अरब सागर में है, लक्षद्वीप में है। पित्ती आइलैंड कल को कोई अपने से पूछ ले तो पता होना चाहिए कि ये आइलैंड लक्षद्वीप के है। एड्रोड सबसे बड़ा, ये पढ़ लीजिएगा बस। एक दो ऐसी चीजें हैं। हाँ सर, रिवर आज से ही कराएं? हाँ आज से ही कराऊंगा, तुम घड़ी में मत देखो, सब आज ही पढ़ाऊंगा, बोर हो जाओ, वाली नींद आ जाए आपको। जी हाँ सर, इतना डीप क्वेश्चन पूछता है। डीप नहीं है, तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं, कुछ दिक्कत ये है ना, तुमने मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक लक्षद्वीप के बारे में, कैपिटल के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं ना। तो आज करा क्या है? कुछ नहीं कराया, 4 आइलैंड के नाम लिखवाए, एक एक लाइन बस बनाई है, उसमें और क्या डीप हो गया। और ये आते हैं क्वेश्चन, अभी नहीं, जिस दिन पीवाईक्यू वाईक्यू लगाओगे, ये 11 डिग्री गिरते रहता है, ऐसे आता रहता है, 9 डिग्री वैसे आता रहता है, 10 डिग्री आते रहते हैं कुछ, तो बस फिर परेशान हो रहे हैं। हाँ चलो, अब इसके बाद में, ये तो हो गई कहानी। अब भाषा यदि पूछे कोई आपसे, तो आप अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोलोगे? हाँ, बंगाली, बंगाली याद रखना। क्यों सर, ऐसे कैसे? भाई जहाँ का कोर्ट लगेगा, हाई कोर्ट, वहीं की तो बात करोगे, जो जिस हाई कोर्ट में आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे नहीं कि वहाँ इंग्लिश बोल देंगे, हिंदी बोल देंगे, ये कर देंगे। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसका जुरिस्डिक्शन आता हो। लक्षद्वीप, मलयालम, केरला हाई कोर्ट। अब बुद्धि चली थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में आकर अच्छा ये भी आ सकता था यार, हाँ यार भूल गया यार। तो हमने अब पिछले 10 दिनों में धीरे धीरे इंडिया के फिजियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को सीख लिया है, ठीक है। तो हमने प्लेट्यू देखे, प्लेन्स देखे, कौन बड़ा कौन छोटा, सब चीज़ प्रॉपर जो जरूरत है, बेसिक्स हर चीज़ डिस्कस करिए। हाँ बहुत सारी चीज़ें जिसे हम कहते हैं। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? 9 वाइन, ठीक है, 10 मत लगाना, 10 उधर अंडमान में जाएगा। ये 11 डिग्री दिख ही रहा है आपको, बीचों बीच अमीन दीवी और कवरत्ती के बीच में, और 8 और 9 नीचे है। और दूसरी बात, दिया वालों से घबराना नहीं है, मिडिल अंडमान में सबसे ऊपर सैडल पीक, नीचे कोयोग और फिर थ्यूलर। हाँ, कवरत्ती का दूसरा कोई नाम नहीं है, एक आइलैंड और है, वो ग्रुप जो कहते हैं उसको हम कन्नौर आइलैंड ग्रुप कहते हैं। जी हाँ, ठीक है। चलो तो अब भैया नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो रहेगा हमारा, रहेगा ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ, रिवर्स। तो रिवर्स पढ़ेंगे हम कल से। जी हाँ। तो अब मैं इसके आगे अभी नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज, जिन्हें लगे वो जा सकता है, बट मैं अभी आधे घंटे क्लास में हूँ, रिलेटेड विद योर प्रिपरेशन। कोई जो समस्या आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ पढ़ने में क्या दुख दर्द आ रहे हैं तुम्हारे, वो मुझसे तुम शेयर कर सकते हो, कुछ मदद होगी तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। टेस्ट तो आपका 29 को। हाँ नहीं, नदी कल से पढ़ेंगे। नदी में क्या है, तुम मुझे मालूम है, नदी में फैल जाओगे कितना ही हो सकता। हाँ दोबारा क्लास ले तो नोट्स बनाए, कैसे सवाल हैं, गजब सवाल है, दो बार नोट बना के कहाँ ले जाओगे तुम तनीषा जी? हैं? हाँ, जिन्हें जाना है वो जा सकता है, मैं सिर्फ अभी थोड़े पढ़ाई वढ़ाई को कुछ बेसिक चीजें वो डिस्कस करूंगा कि कुछ गलतियां कर रहा हो, यदि लर्निंग करनी हो तो बाद में लगे तो आप आधा घंटा रिकॉर्डिंग देख लेना तेज में 2x पे। जी हाँ, जरा क्वेश्चन तो देख लूँ क्या कह रहा हो, टाइम मैनेजमेंट के इशू हो रहे हैं, और क्या साइंस टेक नहीं हुआ है, कर लो सब अभी कर लो, करंट अफेयर्स वाला पार्ट कर लो। हाँ नहीं ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है तेज, बस हाँ मेन आंसर राइटिंग और प्लेन को कर लेना। इन्वायरमेंट का कोर्स साइमल्टेनियसली कर सकता हूँ भाई, ज्योग्राफी पूरा हो तो ही करना। सर न्यू एंड टाइप एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी में कैसे हैंडल करें? एक तो ये जो भी करंट आ रहा है, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह चलेंगे, उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। हाँ वर्ल्ड और ह्यूमन ज्योग्राफी भूल जा रहा है, रिकॉर्डिंग से पोल से रिवाइज कर देख लो, तुम्हें जैसा लगे, ब्लैंक पेज पे करो। हाँ यूके पे सीएम है क्या, जोजिला आया था, आंख बंद करके लगा, सही लगाया, आंख करके बोला तो सही भर देना। हाँ सही, तो आंख बंद करके मतलब सही लगाया कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। सर 7 जनवरी को जीपीएससी प्रीलिम्स है, तो यूपीएससी सर से मैनेज कैसे करें? जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या उसके लिए अलग से फैक्चुअल इन्फॉर्म, जो भी मतलब जैसा आता है उसके लिए अलग शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, या जो सब्जेक्ट आप चल रहा है पैरेलली में उसके लिए कर लो। स्टेट का जो जीके होता है उसके लिए 1 आध घंटा डेली निकाल लो। हाँ क्रैक्ड कोर्स क्या होता है? नहीं क्रैक्ड, वो क्रैश कोर्स तो नहीं मिलेगा, तुम्हें डिटेल वाला ही मिलेगा, और समय मिलेगा तो फिर देखेंगे। 24 में देना है पहला अटेम्प्ट, कुछ सजेस्ट नहीं, जहाँ दिक्कत है वो पूछा, मैं क्या सजेस्ट करूँ? अब मतलब दुख दर्द है तो बताइए। देखो मैं इन जनरल कुछ बातें बता रहा हूँ, जिनको जहाँ लगे वो आप कनेक्ट कर लेना, ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं और उसी में कुछ कॉमन चीज़ें, मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, है ना, वो कर लेना। तो टाइपिंग रहने दो, मत करो, टाइपिंग रहने दो, मत करो, अब सुन लो मेरी बात।
कुछ कॉमन चीज़ें हैं, उसमें ये चीज़ें वो बताऊँगा जो थोड़ा काम करती हैं, तो थोड़ा देख लो मतलब हो सके तुमसे, ठीक है? देखो 2-3 चीज़ें हैं। हर बार क्या होता है कि कोई भी जैसे पेपर तुम लोगे ना, जैसे मान लो पॉलिटी लिया तुमने या ज्योग्राफी लिया, एनवायरनमेंट लिया, मैं आपको एक सच बताता हूँ बहुत बड़ा। एक एवरेज मान के चलते हैं कि सपोज़ 10 क्वेश्चन आते हैं सभी से, एक एवरेज औसत, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना कि 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको मतलब इतना कह रहा हूँ डेफिनिटली जो आप बिल्कुल कर जाओगे, क्रैक कर जाओगे इसमें। 4-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहते हैं, जो कॉमन आ रहे हैं, जो आते रहते हैं, ठीक है? पहली चीज़। और 1-2 क्वेश्चन में कन्वर्टेबल रहता है, लेकिन इसमें 50-50 चांस रहते हैं, ज़्यादातर तुम्हारे इसमें गलत हो जाते हैं अटेम्प्ट करने में। और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत विचित्र बनते हैं। विचित्र मतलब ऐसे कि जिसके नाम से साल भर गुणगान गाए जाते हैं। यार यूपीएससी ने तो कमाल कर दिया, यूपीएससी ने तो ऐसा सिलेबस बना दिया और तुम जो है मतलब बिल्कुल घबरा जाते हो, नए लर्नर घबरा जाते हैं, एजुकेटर घबरा जाते हैं, ये वो वाला है। नहीं कर सकते मतलब देखो आप सच्चाई से थोड़ा-सा मतलब दूर मत भागो। सच को जानो कि भाई वो एग्ज़ाम को अपनी गरिमा में बनाए रखना है, तो वो जानबूझ के देगा ही। और आज कोई भी टॉपिक तुम सर्च कर लो, न्यूज़ पे क्लिक करना, तुम्हें न्यूज़ वैसे भी मिल जाएगी। तो वो एक बहाना छोड़ दो कि न्यूज़ में खा तो आ गया। मुझे बना के न्यूज़ देना, पहली चीज़। अब एक बात और कॉमन आप देखो कि जिनका प्रीलिम्स निकलता है, क्या 200 में से सारे के सारे 190 लाते हैं क्या? अब लॉजिक लगाओ, बहुत सीधा गणित है। सब 110, 115, 112 वाले हैं, 118 वाले हैं, 120 वाले, 124 वाले। 120, 124 वाले ये वो लोग हैं जो पहले से खूब पढ़ा है या उनकी स्कूलिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ का ज्ञान रखा हुआ है इन्होंने। कुछ रहता है मतलब स्वभाव रहता है हर चीज़ करने का, उनको 10 जगह का अनुभव रहता है तो वो लगा देते हैं। तो मतलब जिसका हो रहा है प्रीलिम्स उसके भी आधे नंबर आ रहे हैं, मतलब सीधी-सी कहानी है कि वो रिस्क ले रहा है इन 4 से 5 क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करने का। तुम समझो बहुत बहुत बेसिक गेम है। और एक आध यहाँ से यदि बन गया, सारे सब्जेक्ट में से मान लो आधा तो कम से कम मेरे प्रोबेबिलिटी उसमें सही जाएँगी जाएँगी। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि इन 2-3 के कारण हम इतने भयंकर टेंशन में रहते हैं पूरे साल भर ना, कुछ भी समझ नहीं बैठती और टेंशन कैसा कि तुम सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ना ही भूल जाते हो। तुम सब्जेक्ट को समझना ही भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि चूँकि गोरिल्ला और ओरंगुटान ने वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि लकड़ी वाला जो है वो और मधुमक्खी कैसे घूमती है। तुम्हें वही 2 ध्यान रखे लेकिन बाकी के 5 क्वेश्चन याद नहीं रहे जो डुएबल थे। या ज्योग्राफी के बाकी 3-4 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे याद नहीं थे, पी वे, एस वे वाले जो कभी बन सकते थे, क्लाउड वाले जो कि बन सकते थे। कुछ न्यूज़ जो प्लेसेस में थे जो बन सकते थे, मैप वाले क्वेश्चन बन सकते थे। मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ कि इसका कोई भी संभावना नहीं है, इसकी कोई भी संभावना नहीं है कि तुम जो पढ़ के जाओ उसमें से आ जाए। लेकिन इधर कुछ संभावनाएँ बन सकती हैं, तो थोड़ा शांति से तुम समझो। तो सारे सब्जेक्ट की जो बेसिक रीडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस पे तो तुम्हें कमांड बनाना ही पड़ेगा। मैं अभी भी तुम आज लिख के रख लो 27 नवंबर हो रहा है, अगले साल भी पेपर आएगा, अगले साल भी विचित्र और उसी के नाम पे कोर्स को ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी पढ़ाई को आप तुलना करने लगोगे, आपकी लर्निंग की तुलना करने लगोगे, आपकी मेहनत का आप कंपैरिजन करने लगोगे उन 3-4 क्वेश्चन की हवाबाजी से। और तुम ये देखोगे ये तुमसे क्यों गलत हो रहे हैं? ये नहीं होने चाहिए। और यही एक्चुअल में तुम्हें मार्किंग थोड़ा ज़्यादा दिला रहा है। तो एक्यूरेसी का लेवल तुम्हें इस पे काम करना है। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट को पढ़ना मतलब सब्जेक्ट को समझना होगा और तुम दुनिया भर की हज़ार स्ट्रैटेजी ले आओ, तुम्हें सिर्फ 3 काम करने हैं। ठीक है? 3 काम में पहला काम ये है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें देखो कंसिस्टेंट तो तुम्हें रहना पड़ेगा। यहाँ आज 17 से 27 हो गए, 10 दिन कंटिन्यू मैंने 10-11 दिन कंटिन्यू क्लास ली, आधे हाथ पैर तोड़ने लगे कि भैया हमसे तो हो ही नहीं रहा, इतना समझ नहीं रहा। ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें एक चीज़ तुम कंसिस्टेंट नहीं होना इस प्रिपरेशन में, तुम हर दिन पीछे हो रहे हो और ये कोई फर्जी मोटिवेशन नहीं है। ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिस है, जो हैबिट है, जो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ये प्रैक्टिस है, ये कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। ये एक हैबिट बननी चाहिए कंसिस्टेंसी की। कि तुम घर भी जा रहे हो, दिवाली भी आ रही, जो भी आ रही, तो बुद्धि में जंग लगे तो तुम कम से कम सुबह कोई काम नहीं है तो तुमने उस दिन सुबह 2-3 घंटे साफ कर पढ़ाई। दुनिया उठ रही है तब तक तुम पढ़ाई कर चुके हो। वो कंसिस्टेंसी उसको कह रहे हैं कंसिस्टेंसी। तो तुम्हें कुछ दिन तो ये रखना ही पड़ेगा पहली चीज़। दूसरी बात, तुम इससे जितना भागोगे ना तुम पीछे होना ही है तुम्हें, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत बुरे हाल हो जाएँगे, रिवीजन नहीं करोगे तो। और तुम्हें सब पता होता है, मन तुम्हारा निकाल के क्या बोलेगा, सर कैसे करें रिवीजन? गजब सवाल है यार तुम्हारा। रिवीजन का पहले होता क्या है पहले ये बताओ? रिवीजन ये होता है कि जिससे तुम्हारी चीज़ें तुम भूलो नहीं। अब बस तुम्हें रिश्तेदारों को याद करने के लिए बताना पड़ता है कि रिवीजन करो इनका, ब्लैंक पेज लो और ये करो वो करो। फिर कितनी सीधी कहानी है कि जो चीज़ मुझे आती नहीं लंबे समय तक याद रहे, बस वो रिवीजन है। उसके आप अनगिनत तरीके निकाल सकते हो। मैंने मेरा तरीका जो निकाला जो आपको पता है वो क्या है? खाली कोरा पेज पे लिख के देखना। कोरा पेज एक ऐसी व्यवस्था है कि तुम उसे कहीं भी लेके घूम सकते हो, कहीं भी लेके बैठ सकते हो। तो ये 2 चीज़ यदि कमज़ोर है, तुम्हें पता है कि ज्योग्राफी की गड़बड़ाई हुई है, तुम्हें पता है कि पॉलिटी का फंडामेंटल राइट समझ नहीं बैठ रहा है, तुम्हें पता है कि कौन मुझे याद नहीं है, तो इसको तुम लेके चलते रहो ऐसे ही। तुम ऐसे ही लेके चलते रहो, कुछ नहीं होना तुम्हारा। इसका हल निकालना पड़ेगा। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हर वीक में मैं एक ऐसा टॉपिक उठा लूँगा कि उस वीक वही करना है। जैसे मान लो मेरा साइंस टेक ठीक नहीं है, अभी मैं उनको कह रहा हूँ जिनका सब्जेक्ट कवर हो चुका है, अभी मैं फिर अपन दूसरे उस पे भी आएँगे। मान लो बायोलॉजी वाला पोर्शन ठीक नहीं है, कोई भी एक हिस्सा ठीक नहीं है, तो उस हफ्ते में 1-2 घंटे आप हर दिन लो उसको खत्म करो। तो इस बारे में आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखना कि जो आपका वीक पोर्शन है ना, उस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कई बार यहाँ 2 प्रकार के लर्नर होते हैं। एक जो यहाँ सच है ना, वो यहाँ सच है तो तीसरे वाले में भी सच रहते हैं। पहले दूसरे में लापरवाह रहते हैं तो तीसरे वाले में लापरवाह रहते हैं, उनको आपका वीक एरिया ही पता नहीं लग पाता कि वीक एरिया क्या है, हमें क्या नहीं बनता। तो तुम जब टेस्ट लगाओ, उस दिन तुम्हें पता लगना शुरू हो जाएगा। टेस्ट कितने? तो 8-10 टेस्ट तुमने जैसे लगाए, तो तुम्हें एक पैरेलल पैटर्न समझ आ जाएगा कि भाई मेरे बार-बार क्वेश्चन इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से या इस वाले टॉपिक से गलत होते हैं। तो टेस्ट लगाने की कहानी जब आएगी तो तुम ये वाले सेक्शन में तुम जाओगे। तो 3 बातें हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रिवीजन करना है और आपके वीक एरियाज़ को पहचानना और विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। ये काम हो गया एक जनरल स्ट्रैटेजी जो इसके अलावा क्या करना है, क्या नहीं करना है एग्ज़ाम में सब भूल जाओ तुम। ये 3 चीज़ बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, पहली बात। अब 2 प्रकार के लर्नर हैं यहाँ पे, जिनको 2024 में एग्ज़ाम देना है और जिनको 2025, 26, 27 वाले देना है। अब मैं सबसे पहले इनको फ्री कर रहा हूँ, ये 2-3 जो है नेक्स्ट ईयर वाले होंगे, नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर वाले होंगे। तुम्हारा पहला काम तो ये होना चाहिए कि कुछ भी कर लो तुम, देखो कोई भी आके पीछे पूछता है सर ये सब्जेक्ट कर लोगे, वो कर लोगे, तुम बेसिक क्यों नहीं समझते अपना? बिल्कुल बेसिक, तो तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। और न्यूज़पेपर आज आप खोलो तो तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, पॉलिटी मिलेगी, इकोनॉमी मिलेगी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मिलेगी और साथ में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से तीनों चीज़ें निकलता है और एक साइंस टेक का पोर्शन आता है थोड़ा-सा। ये ज्योग्राफी-वोग्राफी ठीक हो जाता है ना, तो ये आईआर वगैरह कनेक्ट होने लगता है थोड़ा-सा वर्ल्ड मैप। ये इकोनॉमी और ये पॉलिटी मतलब आप 70-80% पेपर साफ कर सकते हो। तो तुम्हारा सबसे पहला काम है इन सब्जेक्ट को साफ करना, सबसे पहले। और जब तक नहीं हो रहा है तब तक किसी टीचर-वीचर कहीं से यहाँ से जगह यूट्यूब से लगे वहाँ से आप न्यूज़पेपर वगैरह किसी से पढ़ते रहो टीचर। पर सबसे पहला काम है इनको निपटाने का काम। तुम्हारा भले ही स्टार्टिंग हो या कुछ हो, शुरुआत के ये सब्जेक्ट में से चूज़ करना है। पहला काम ये करना है, क्योंकि ये होगा तो ही तुम्हारा न्यूज़पेपर होगा, ठीक है? पहला काम। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो मैंने अकेडमी सब्सक्रिप्शन लिया, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, एक-एक सब्जेक्ट ही चलाओ। मतलब दिन में 2 बार आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जीएस के और 1 बार करंट अफेयर। 3 क्लास से मैक्सिमम क्लास मत लो।
फिर क्या रिवीजन होना बंद हो जाता है। 2 घंटे ज़्यादा 5-6 घंटे का आपको लाइव देखना, उसके बाद खुद पे काम करो। मान लो किसी ने अभी ज्योग्राफी उठा लिया, ज्योग्राफी के 2 तरीके चल रहे हैं, या तो सुबह भी देख लिया, शाम को भी देख लिया, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट मत उठाओ, अब साथ में सिर्फ न्यूज़पेपर उठाओ, क्योंकि 1-2 महीने में खत्म भी तो हो जाएगा ना तुम्हारा। अब मान लो यदि कोई पॉलिटी पढ़ रहा है तो साथ में मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, बस ये 2 सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि आपको सच आपको पता होना चाहिए। ऑप्शनल चला रहे हो तो एक ही जीएस चलने दो, 2-2 जीएस मत चलाओ। तुम पढ़ो कब रिवीजन कब करो, कौन से तुम 36 घंटे निकाल दो। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। और फिर एक लॉ फॉलो करना आपने हो गया कि जो भी मैं पढ़ूंगा पहला स्टेप ब्लैंक पेज पे लिख पा रहा हूं कि नहीं, इट मींस दैट रिवीजन के लिए तैयारी हो गई। एक जब टॉपिक एंड हो जाए मेरा बड़ा सा, तो मैं उसके पीवाईक्यू चेक कर लूं एक बार। ये खुद की रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है कि पीवाईक्यू चेक। अब फिर बुद्धि का लगाएगी एकदम बिल्कुल खराब हो चुकी है, ये क्या पूछेगी पीवाईक्यू कहां से लगाएं, तो ऐसी प्रार्थना करो ऊपर से ऐसे बरसेंगे ईयर वाइज, तो तुम टिक कर देना कौन से चाहिए तुम्हें। ऐसे सवाल हैं, ये आते रहते हैं ऐसे सवाल, दुनिया में सब पता है तुम्हें, बाकी चीजें कहां मिलती है तुम्हें मालूम है, पीवाईक्यू बस नहीं पता है। हर चीज दुनिया की तुम्हें पता है कि कहां पर मिलेगी, बस एक ही चीज रहेगी जीवन की कि तुम्हें पीवाईक्यू नहीं पता लगेगा कहां है। अनअकैडमी का पीडीएफ है, किताबें हैं, गूगल है, सब तो पता है, ऐप में दिए हैं। पीवाईक्यू होने के बाद तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो उसी टॉपिक से रिलेटेड, ज्यादातर होते हैं कहां पे, अनअकैडमी ऐप पे डले हुए। अब पता है ऐप में भी क्या 2 बहाने चलते हैं। क्लास में कोई लर्नर आता है, वो जहर कर जाता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तुमने वो लाइन पढ़ ली, तुम बह गए, क्वेश्चन रिपीट होते मैं क्यों लगाऊं। अरे 20-22 हजार क्वेश्चन की रिपोजिटरी हो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो तुम उस दिन के 15 क्वेश्चन को दाव पे क्यों लगा रहे हो 3 क्वेश्चन से, तुम समझो समझो मेरी बात। 4 क्वेश्चन भी एक दिन में रिपीट कर दिए तुमने, तो तुमने 30 क्वेश्चन नए भी तो लगाए, कहां गए वो, नहीं करा तुमने। तो देखो क्या करा, टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, एजुकेटर ने पढ़ाया, तुमने ब्लैंक पेज पे लिखा, ब्लैंक पेज पे लिखने के बाद सेम डे पीवाईक्यू मत लगाओ, पहले टॉपिक को एंड होने दो। जैसे हमारा फिजियोग्राफी इंडिया में कितने दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, या माउंटेन्स हमने 3-4 दिन में पढ़ा, तो अब जाके तुम माउंटेन टाइप के क्वेश्चन लगा लो। 5 दिन में, अगले 5 दिन में नदियां पढ़ेंगे तो उसका रिवर्स के क्वेश्चन लगा। 3-4 दिन रुको, टॉपिक एंड होने दो, उस टाइम आप उस टॉपिक को बिल्कुल ग्राइंड कर लो और फिर पीवाईक्यू पे कूदो। पीवाईक्यू में मान के चल रहा हूं कि आपका एक भी सही नहीं होगा, एक भी सही नहीं होगा, मैं तो ये वर्स्ट फेज इससे क्या हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आध क्वेश्चन गलत हुआ, मोरल डाउन किया, लड्डू इतनी मेहनत करी, इतने घंटे पढ़ा मैंने, इतना पैसा खर्च किया, मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूं, मैं तो पैसे भी बाहर से ले रहा हूं, तो मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। कहां जा रहे हो तुम भाई, तुम जा रहे हो, तुम क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लगा रहे हो कि तुम्हें पैटर्न समझ में आना चाहिए, और गलत हो तो अच्छी बात है ना, उससे तुम्हें सीखने को मिल रहा है। फिर ऑब्जर्व करो गलत क्वेश्चन से, तो पता क्या रीजन निकलेगा, याद नहीं आया तुम्हें, रिवीजन नहीं किया था। तो मैं वही कह रहा हूं, ये जितना स्ट्रांग रहेगा ना पीवाईक्यू सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे सही। और गलत हो गया तो हो गया, दोबारा लगाऊंगा, 3 बार लगाऊंगा, जो मिस्टेक है उसको फिर से लिख लूंगा, खा जाऊंगा बिल्कुल। एक तो ये बिहेवियर रखो अपना, नहीं तो तुम फिर ये वाले में बैठे रहो, टेंशन आ गया, मैं क्या होगा, कैसे करूंगा, अरे भैया गड़बड़ है। तो बहुत सिंपल है, एजुकेटर ने पढ़ाया, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक को 3-4 दिन ग्राइंड करो बढ़िया ब्लैंक पेज पे, पीवाईक्यू में जाओ और फिर चले जाओ अपने प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके ऐप में लगे, ऐसे करके आपने सब्जेक्ट एंड करो। मान लो नेक्स्ट आपने 1.5 महीने बाद सब्जेक्ट शुरू करा, दिसंबर जनवरी में ज्योग्राफी आपका हो चुका था, पॉलिटी शुरू कर दिया, इकोनॉमी शुरू कर दिया। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि हर दिन तुम जाके वापस इसके ज्योग्राफी के 8-10 क्वेश्चन डेली लगाओ, पुराने सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट से रिश्ता नाता बना रहेगा। माउंटेन के तुमने 2 क्वेश्चन भी लगा दिए तो तुम्हारे माउंटेन दिमाग में बने रहेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पुराने का तुम जो है एमसीक्यू लगाते रहो, 2 सब्जेक्ट भी होगा तो आगे तीसरा करो तो पुराने के 2 लगा, ये नहीं करोगे गारंटी है तुम गए, चले ही गए तुम कहीं लिख लो। ये जितने प्रीलिम्स निकाले लास्ट ईयर उनका यही काम था कि सर रिवीजन बहुत जरूरी है, ये बात, और पीवाईक्यू से जितना डरोगे उतनी दिक्कत है। तुम तो करो, क्वेश्चन 100 लगाओ, 100 के 100 गलत करो, तो मैं तो कह रहा हूं पर लगाओ, 100 लर्निंग तुम्हें मिलेगी। एक दिन में तुम 100 लर्निंग ले रहे हो, 30 दिन में तुम 3000 लर्निंग ले रहे हो, एक साल में तुम 36000 लर्निंग ले रहे हो, 36000 गलती करने के बाद तुमसे क्या गलत होगा एग्जाम में। बस तुम्हें एक काम करना है कि एक गलती दोबारा दोहराई ना जाए, फिर तो देखो गलती होना बंद हो जाएगी। और वो मोमेंट बहुत लेट आता है, आदमी 3 4 5 10 15 20 टेस्ट के बाद साफ। मैं टारगेट देता हूं 100 से ज्यादा टेस्ट लगाने का, लगाना पड़ेगा तुम्हें, 10-15 हजार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट को मिला के। तो मैं आपसे कह रहा हूं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी कोई चीज पढ़े अगले सब्जेक्ट पे कूदे तो पुराने के एमसीक्यूज लगाना मत छोड़ना। ये हो गई कहानी बेसिक चीज की। न्यूज़पेपर की भी कहानी है कि तुम्हें डेली न्यूज़ को फॉलो करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें तुम्हें फॉलो करो तुम उसको कि भाई आज क्या चला, आज सुबह से शाम तक क्या घटना है बस तुम्हें पता हो। अब बोले उसके नोट्स बनाए क्या करें, वो अपने ऊपर है कि कोई चीज जो याद करने लायक है, कोई फैक्ट है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई डेटा आया है, प्लास्टिक का डेटा आया है, वेस्ट का डेटा आया है, नहीं याद रहेगा तो उसको लिख लो। नहीं हो कोई मैगजीन फॉलो कर रहा है तो मैगजीन फॉलो कर लो, लेकिन तुम पूछो हर पॉइंट पे कि तुम्हें याद हो रहा है कि नहीं, कि तुम सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हो। रीडिंग करना टाइम खराब करने वाली बात है, तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो तुम उसको लिखो। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये रही बात बेसिक ज्ञान 2025 26 27 वालों के लिए कि पहले तुम्हें अपने स्टैटिक खत्म करने ताकि करंट अफेयर समझ में आए। नोट्स वोट्स जो होते हैं वो शॉर्ट में बनाए जाते हैं। रिवीजन करने का तरीका बता दिया मैंने, क्वेश्चन लगाना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कैसे लगाना है वो बता दिया, पीवाईक्यू कब लगाने वो भी बता दिया, अगले सब्जेक्ट शुरू हो तो पुराने का क्या करें वो भी बता दिया। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे बिल्कुल जहर सवाल नहीं पूछे कि पॉलिटी नहीं पढ़ी तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मतलब बेकार कर दिया तुमने मेरे 15 मिनट, कुछ भी सवाल पूछ रहा हूं तुम। मैंने क्या बोला तुम्हें कि पेपर में ज्यादातर ये चीजें आई, तुम्हें पॉलिटी का कई बार आर्टिकल नहीं आएगा समझ में, तो मतलब क्या करूं, तब तक किसी टीचर से पढ़ो, आप किसी टीचर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर खुद रीड करके देखो। अब जिनको इस बार 2024 वाले जो बैठे हैं गलती से आ गए, तुमसे मैं अभी भी कह रहा हूं कि तुम अपना करंट अफेयर अच्छे से स्ट्रांग कर लो, और करंट अफेयर ऐसे स्ट्रांग मत करो रीडिंग वाला, समझ में आई बात। तुम्हें हर महीने की मुख्य घटनाएं पता होनी चाहिए उंगलियों पे कि जनवरी में ये चीजें हुई थी, ये यदि आपके अंदर एक्सेलेंसी आ गई तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। एक एक महीने का उठाओ, भले पुराना जो है एक एक महीने का, अभी तो जो करंट है वो तुम चलने दो जो चल रहा है। वीक वाइज आप एक एक वीक उठा लो कि मतलब इस हफ्ते पूरा लास्ट का कोई अक्टूबर का लास्ट वीक का उठा लिया तुमने, या कोई एक पूरा मंथ का एक वीक में उठा लिया। नहीं तो इसका एक बेस्ट तरीका है कि यू कैन स्टार्ट विद टॉपिक वाइज कि भाई पॉलिटी का करंट अफेयर्स पुराने 6 महीने का एक साथ पूरा ही पढ़ लो, सबसे बढ़िया काम। अब पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना ऐसी इस तरह से कि उसको उसको समझना, उसको याद ही करना। जैसे कोई मान लो अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आया वो आया, तो उसको समझो, रटो मत, मतलब रटो इन द सेंस कि वो भूलने वाली स्थिति में आ जाते हैं। वो यूज कहां हो रहा है, कहां लग रहा है, क्या जरूरत है, किसी को लगे तो जोर से बोल दो, समझा दो, उसे बता दो, एक्सप्लेन कर दो एक बार, तो याद रह जाता है। साइंस टेक उठा लो, तो साइंस टेक के जितने करंट आए 6 7 8 महीने के उसको एक बार देख लो, और तुम जरा पीवाईक्यू चेक करोगे ना तो तुम्हें एक पैटर्न भी पकड़ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं पूछते हैं ना, मतलब कुछ भी करंट के नाम पे पेजेस भरे जा रहे हैं लोग, हर कुछ भी नहीं आता ना, तुम्हें वाइब्स आ जाएंगी भाई ये काम। इसलिए पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व, एक पैटर्न पकड़ो, हर सब्जेक्ट का पैटर्न होता है, उसके आसपास घूमती है। तुम्हें वो 3-4 साल पेपर तुम ऑब्जर्व करो, तुम देखो कि यार देखो हमेशा कि कोई इसरो से रिलेटेड आना ही आना है सवाल, कुछ मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये थीम जब पकड़ोगे तो तुम बस उसी पे फोकस करो करंट पे, कुछ भी रैंडम उठा के। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि टेस्ट सीरीज को बेहतर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कठिन क्वेश्चन का। करंट अफेयर की मैगजीन को सबसे बेस्ट बनाने क्या, ऐसी चीजें डाल दो जो कोई दुनिया नहीं पढ़ रही। यार ये टॉपिक में मिस हो जाए तो जो लर्नर डर रहा होता है ना उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। समझ आई मेरी बात। तो तुम 5 से साल का पेपर जो भी करंट अफेयर शुरू करो पिछले 6 महीने का, तुम जैसे मान लो तुम इकोनॉमिक का करंट अफेयर करना है, तो तुम पहले जाके इकोनॉमिक के क्वेश्चन देखो और देखो इकोनॉमिक के क्वेश्चन में कैसे चेंज आए, कैसे ये लोग स्टॉक मार्केट की तरफ चले गए, कैसे किन किन चीजों की तरफ चले गए, बिल्कुल सामने रखो क्वेश्चन और एक दिन लगाओ, सुबह से शाम लगा दो भाई उस थीम को पकड़ने में। देन आप जब आप करंट अफेयर आओगे तो बड़ा अपने आप को
क्लियर फील करो कि भाई ये कुछ दम नहीं रहा मुझे, कुछ इस तरह का तो कुछ नहीं पूछेगा। आप देखोगे 70-80% जो है ऐसी चीजों को हटा दोगे जो काम की है ही नहीं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप जाके देखो, सारे देखो, सब चीज देखो, पढ़ो, जो भी करंट अफेयर शुरू करो ना, एक दिन पूरा पीवाईक्यू में लगाओ कंटिन्यू, 6 महीने का मतलब 3-4 साल 5 साल के पेपर देख लो, ग्रोथ देखो उन क्वेश्चन, तब जाना है। आगे बात समझ में आता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जो तुम्हारे सब्जेक्ट, तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी कि 2024 वालों की कि कम से कम 1 2 3 सब्जेक्ट मान लो आपके हो गए, 1 2 इधर कर रहे हो तुम, तो आज से एक चीज और शुरू कर दो कि जो तुम्हारे पुराने सब्जेक्ट हो गए जरा उनको चेक तो कर लो क्या हुआ, पॉलिटिकल वही काम करना, रिपीटेटिव आपको एमसीक्यूज लगाना शुरू करना पड़ेगा। रोज 1 आध घंटे आप पुराने सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज लगाने में तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट खराब है, कि डीपीएसपी खराब है, कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी गड़बड़ाई हुई है, तो उस सेक्शन को तुम्हें लगे रीड करना हो, तुम्हें नोट्स लगे, या उस सेक्शन की रिकॉर्डिंग देखना हो एजुकेटर की, वो देख के तुम देखो। अरे कार्तिक जी तुम मत परेशान हो, तुम इसी कोर्स में आंसर राइटिंग करो, शांति से बैठे रहो। हाँ, तो अभी आंसर राइटिंग लायक पहुंचे नहीं है अपन, रुक जाओ, वो इसी कोर्स में कराऊंगी ना वो तुम्हें, तो वो इस क्लास का हिस्सा, परेशान मत हो। तो जो भी चॉइस में एग्जाम दे रहा हूं तुमसे मैं अभी कह रहा हूं कि पुराना सेक्शन जो भी सब्जेक्ट आपके, लेट्स अज्यूम कि मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मेरा एक बार का पॉलिटी हो गया है, मेरा एक बार का इकोनॉमी हो गया है, और मैंने जो है एनवायरमेंट पढ़ लिया, अब मैं ज्योग्राफी की तरफ एक बार आया हूं रिवीजन के नाम से, ये मेरे 3 सब्जेक्ट ही हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहला काम तो जो पढ़ रहा हूं वो तो ठीक है, रोज शाम को 1 घंटे निकालूंगा मैं हर दिन, अब वीक में मान लो मैं अब इसके हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं कि मेरे पास 6 दिन है, तो 2 दिन मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगा, 2 दिन इसके लगाऊंगा, 2 दिन कुछ पैटर्न बना लूंगा, मतलब कारण ये सब्जेक्ट मेरे कमांड में बने हैं। और हो सकता है कि इनको जब क्वेश्चन लगाऊं मैं इनके, तो हो सकता है कि टॉपिक बीच में निकला, ये तो बहुत कमजोर हो गया, तो भैया उसी को अपने को उसी दिन पढ़ के एंड करना है और आगे बढ़ना है। तुम ये नहीं करोगे ना तो तुम बैठे रहोगे, तुम बैठे रहना, तुम आगे ऐसे चलते रहना। फिर क्या है, थोड़ा आगे भी देख लो, अब क्या महीना आ रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तुम कोशिश करो कि फेब तक लगभग सब खत्म कर लो, एक एक बार तो कम से कम। अब खत्म करने से मेरा मतलब क्या है, भागना नहीं होता, छोड़ छोड़ के घबरा गए, फिर क्या होगा, मार्च में कुछ भी याद नहीं आएगा। अपनी जो बेसिक चीज़ है वो फाउंडेशन उसको मत छोड़ना, बैंक पेज पे लिखना, चीज़ों को याद करना, वही याद करना, वो तो बहुत प्रोसेस का हिस्सा है तुम्हारे। हिस्ट्री पढ़ रहे हो मॉडर्न, तो वो याद करते ही चलना है तुम्हें, तो वो तो तुम्हें फेब तक करना ही करना है। तब जाके तुम मार्च में जो है कंप्लीट पूरा पीवाईक्यूज पे आओगे, कंप्लीट पूरा जो है टेस्ट लगाना शुरू करोगे, फिर टॉपिक फिर से रिफाइन होंगे, फिर निकलेंगे कि अरे यार ये मेरे को और पढ़ना था, तो फिर तुम मार्च और अप्रैल 2 महीने यही काम करो। और ऑप्शनल का जो दुर्दर्द है जनवरी एंड तक निपटा लो जितना हो जाए, फिर उसके बाद तो दूसरे तुम उसमें हो जाओगे, प्रीलिम्स वाली लाइन में घुस जाओगे। तो जनवरी एंड तक कर लो जो भी कितना भी करना है तुम्हें, 10-15 दिन आगे और ऐड कर लेना भाई, वो कुछ नहीं। इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान, सीसेट नहीं बैठ रहा है तो अभी शुरू कर देना, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, हर दिन उसके लिए भी 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। और उसकी कहानी में बार-बार एक ही चीज़ बताता हूँ, दोहराता हूँ, रैंडमाइजेशन कुछ मत करो, उसके भी 5 साल के पेपर निकालो, 15 टॉपिक की लिस्ट बनाओ जो हमेशा आते हैं, एक-एक टॉपिक उठाओ, चलने दो 3-3 4-4 दिन उसी को ही, सेम टॉपिक को 3-4 दिन, उसके सारे प्रकार निकाल दो। हम क्या करते हैं, 1 दिन परसेंट पढ़ लिया, 2 दिन प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, फिर बोर्ड्स आ गई और फिर सिलॉग्स आ गए, फिर पैराग्राफ कर लिए 2 दिन, गया, कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा तुम्हारे। तुम एक चीज़, तुम्हें परसेंटेज नहीं आता, तुम बेसिक से शुरू करो, टाइम एंड वर्क नहीं आता, बेसिक से शुरू करो, 4 दिन टाइम एंड वर्क ही करो, 4 दिन में दुनिया जहाँ के सारे क्वेश्चन कर लो, यहाँ के बैंक के, पीओ के, एसबीआई के, यहाँ के कैट के, जेट के, ये सब, तुम सिर्फ 4 दिन वही टाइम एंड वर्क ही चलने दो, तो वो क्या तुम पूरे टॉपिक का बिल्डअप देख पाओगे। और आज के टाइम पे ये सीसेट के नाम पे जो क्वेश्चन है या जो भी बेसिक्स है यूट्यूब पर सर्च तो करो, बाकी की क्योंकि 99% एग्जाम में यही आता है ना, तो इसका कंटेंट खूब है और अच्छा ट्रिक के साथ तुम एटलीस्ट बेसिक तो वहां से स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हो। पर 3-4 दिन लगाओगे, रोज 1 घंटे 1.5 घंटे हो गया, 4-5 दिन, तो एक टॉपिक बढ़िया हो जाएगा ऐसा। पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक उठाया आज परसेंटेज पढ़ूंगा, इसका परसेंट क्या 2 3 10 15 क्वेश्चन लगाए, कल चलो भाई अब कल सिलॉक्स कर लेते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, डॉग्स आर रैट, और ये हो गया गया, तुम गड़बड़ है। तो मैं एक ही टॉपिक को खींचना 4-5 दिन 6 दिन, पूरा उसको साफ करो। और ये टॉपिक की लिस्ट कहां निकलेगी, वो पीवाईक्यू से निकलेगी, और वो कहीं से ढूंढना मत। वो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं कि तुम थोड़ा समझो, तो सब्जेक्ट को तो समझो, ये मैं कहना चाहता हूं। फिर क्या है, जैसे इतना तो बेसिक बनना चाहिए, जैसे क्या होता है कि सीसेट वगैरह के साथ दिक्कत क्या है, जैसे मान लो कोई एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उस क्लास में कंफर्टेबल आप रहो, इसलिए भी आपके थोड़े बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस तो कर ही लेना टॉपिक वाइज, ताकि एजुकेटर उस लेवल का क्वेश्चन कराए तो आप घबराओ नहीं, तो तुम्हारा टेंशन 1.5 घंटे वैसे ही चलेगा घबराहट में, एक भी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करूँ। तो वो भी प्रॉब्लम है कई बार, क्योंकि सबका एक लेवल हो इस तरह, वो जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बताया। तो एक तो करंट अफेयर्स तुम पढ़ना टॉपिक वाइज कि भाई एनवायरमेंट तो पिछले 6-7-8-9 महीने का एनवायरमेंट, इन पूरी ग्रोथ हर महीने की मैगजीन अवेलेबल होती है आज के टाइम, और मैगजीन कम से कम 1-2 फॉलो करो, एक अच्छे से कर लो, दूसरे का एटलीस्ट इंडेक्स चेक कर लो, कोई नई चीज मिल रही हो तो, या खुद के नोट्स बने हो तो, है ना, मतलब थोड़ा सा क्रॉस चेक भी करना है। और एक को पूरा पढ़ लो अच्छे से, दूसरे का इंडेक्स ही पढ़ो, कंटेंट जो आता है स्टार्टिंग। और अंत में क्या करो कि हर मैगजीन के फर्स्ट पेज पे ना सारी कहानी लिख दो उसकी, क्या क्या तुमने पढ़ा शॉर्ट में। तो लास्ट में क्या हुआ, मैगजीन का फ्रंट पेज देखा, अच्छा इसमें ये टॉपिक था, ये टॉपिक अच्छा, ये होता है, ये होता है, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, ये हटा, अच्छा ये वाला मैंने ये था, ये था, इसमें ये रहेगा, एकदम बिल्कुल जैसे रिवीजन में बहुत काम आएगा, तो क्विक चीजें आ जाएंगी यार। फिर और यार ये नहीं आ रहा, समझ में क्या था इसमें, अच्छा जी4 में 4 नेशन कौन से याद नहीं आ रहा, तुरंत पेज नंबर उठा देखा, फ्रंट पेज पे सब चीज लिख कर रख लो, इंडेक्स में लिख लो, सजा लो उसके काम कीजिए। थोड़ा ना थोड़ा मतलब वो बाहर निकलो इन सब चीजों से, ये नहीं तो तुम बह जा रहा हूँ, ये इन्हीं लूप में फंसे रहोगे, सिलेबस कर लूँ, ये कर लूँ, बहुत 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 स्मार्टली काम करना है तुम्हें आज के टाइम, बहुत तेज, बहुत आगे जाना है, मतलब ऐसे नहीं कि तुम बैठे रहो, मैं कह रहा हूँ ना बहुत ज्यादा लूप में फंसे रहो, ये करते रहे, वो करते रहे, ये करते रहे, नहीं, बहुत तेजी से निपटाना, जैसे करंट अफेयर्स लेके बैठे सीधा 6 महीने का कैसे करें, अरे कैसे करेंगे, अभी उठाओ एक वीक अगला हफ्ता, अगला हफ्ता एनवायरमेंट पूरे 6 महीने का साफ, और हर मैगजीन के पहले पेज पे लिखा हुआ है सब एनवायरमेंट का, एक पेज उठा लो, एक पेज कर लो एनवायरमेंट का, क्या क्या काम कीजिए, पेज उठाया डिवाइस का अलग, वीक डिवाइड कर लो, 10 दिन इसमें लग गया, फिर अगले 10 दिन बाद तुमने पॉलिटी शुरू कर दी, 10 दिन पूरा पॉलिटी एक साथ निपटा, एक एक सब्जेक्ट उठा के करने में क्या हो रहा है, साल भर का पूरा तुम्हें क्रिएशन समझ आया। नहीं तो आप इमेजिन करो एक मैगजीन में क्या होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, 10 चीज होती है, तुम 10 चीज एक मैगजीन पढ़ो, घबरा जाओगे, तो ये पढ़ा फिर ये पढ़ा मिक्स हो, तुम एक हफ्ते एक ही चीज को पढ़ो ना, तो तुम्हें पूरा समझ आएगा कि भाई अच्छा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो कभी खाली बैठे भी हैं शाम को, तो पूरे हफ्ते अपने पॉलिटी में करंट अफेयर्स में ये पढ़ा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये, पर उसी बीच में तुमने बीच में पॉलिटी डाल दिया, इकोनॉमी डाल दिया, ज्योग्राफी डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, हो गया। एक बार ये अभी प्रैक्टिस कर लो दिसंबर जनवरी में, और एक बार एग्जाम के पहले तुम्हें पूरे साल का रिवाइज कर, तो 2 बार आप अभी से मतलब करंट अफेयर रिवाइज करके मान के चलो, जो इस बार जिनको एग्जाम दें। कल मिलते हैं इसके बाद, थैंक यू।